बना दीजिएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन को बस सम्मान थोड़ा तो देना होगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए हैं, इसमें बहुत एक्सपीरियंस है। मैंने मुंगेर को बढ़ते हुए देखा है, मुंगेर को संवरते हुए देखा है, तो लोग निकल कर आ रहे हैं, ये खुशी की बात है। और शांति दिलाएंगे शांति सबको, और शांति दिलाएंगे शांति सबको, कोई न जाए बाहर में। दारू मुर्गा पर कोई न बिकी हो, खुश रही हो परिवार में। दारू मुर्गा पर कोई नहीं बिकी हो, खुश रही हो परिवार में। गरीब के बेटा गरीब हुए थे, अमीर के बेटा विदेश में। गरीब के बेटा गरीब हुए थे, अमीर के बेटा विदेश में। प्रशांत बताए जुगती सबको, प्रशांत बताए जुगती सबको, मुक्ति मिलेगा बिहार में। दारू मुर्गा पर मत कोई बिकी हो, खुश रही हो बिहार में। दारू मुर्गा पर मत कोई बिकी हो, खुश रही हो परिवार में। परमानंद कह सुनो हो भैया, लिखेंगे समाचार में। परमानंद कहे सुनो भैया, लिखेंगे समाचार में। रोजी रोटी सबको मिलेगा, मिलेगा प्यार में। कसम खाए मेरे बाबू भैया, कसम खाए मेरे बाबू भैया, जन स्वराज अधिकार में। दारू मुर्गा पर कोई नहीं बिकी हो, दारू मुर्गा पर कोई नहीं बिकी हो, खुश रही हो परिवार में। दारू मुर्गा पर मत कोई बिकी हो, खुश रही हो परिवार में। हमारे बीच में मुंगेर के तमाम अलग अलग जगहों से आए हुए जन स्वराज अभियान के आम लोग हैं, इंतजार कर रहे थे कि आपसे बात हो, रूबरू हो। सबों के चेहरे पर मुस्कुराहट मैं देख सकता हूं कि इंतजार की घड़ी खत्म हुई और हमारे बीच में प्रशांत सर हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आज हमारे बीच में डॉक्टर रंजीत सर हैं, जो बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं यहाँ के, यूरोलॉजिस्ट हैं, JS करके इनका अपना ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे बीच में एडवोकेट शशि शेखर सिंह साहब हैं, जो प्रेसिडेंट बार काउंसिल से हैं, और बिजनेसमैन जो नाम है सर, तो उनको इज्जत देते हैं। आप हैं अशोक सितारिया साहब, जिन्होंने सम्मानित किया है, उनका भी हम इस्तेकबाल करते हैं। रेड क्रॉस से मनोज जैन साहब हैं, लायंस क्लब से रविशंकर जी हैं, और हमारे बीच में प्रभात जी आने वाले हैं। हमारे बीच में शालिनी मैम हैं, जो PhD स्कॉलर हैं मैम, सर से हम रूबरू करा रहे हैं। हमारे बीच में तकरीबन 12-15 कलाकार हैं जो आज हमारे बीच में हैं। निर्मल जैन साहब का हम धन्यवाद करते हैं। राजनीति सर हमारे बीच में, सिंह साहब हमारे बीच में हैं। तमाम और भी प्रबुद्ध लोग हैं, क्योंकि अगर हम परिचय कराने जाएंगे तो वक्त जाएगा। तो हम चाहते हैं कि निर्मल जैन साहब जो हमारे बीच में हैं, जिनके बड़े भाई साहब को पद्मश्री भी मिला हुआ है, तो उनसे एक शुरुआत करते हैं कम शब्दों में। प्रशांत किशोर सर की जो एक सोच है, जन स्वराज अभियान, सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास, उस पर सर आप प्रकाश डालेंगे 2 शब्दों में। बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल जैन साहब। आत्मस्वरूप श्री प्रशांत किशोर जी उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर इस योग नगरी में समस्त मुंगेर वासियों की तरफ से आपका हृदय से इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। सोन चिड़ैया पंचम गाए, सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि अपनी भावना को लेकर आप पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। राजा कर्ण की धरती में जन स्वराज के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर का तमाम मुंगेर वासियों की तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। सर, मुझे पता है यहाँ के जोश को देखने के बाद आप थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत यात्रा आपकी लगातार सूचना आ रही थी, आप लगातार चले जा रहे थे। जैसा कि मैंने कहा था कि रिटायर IAS अधिकारी ललन बाबू हमारे बीच में है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए एवरीवन।
सर आपका आशीर्वाद और स्नेह, क्योंकि आप मुंगेर पुत्र हैं, आपने हमेशा एक नया मुंगेर को देखा है, उसकी कल्पना की है। और मुझे लगता है कि जन सुराज अभियान के तहत आने वाले समय में डेफिनेटली हम मुंगेर को एक नया रूप दे पाएंगे, बेहतर रूप दे पाएंगे। हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। आइए शालिनी मैम को सुनते हैं आज कम शब्दों में कि प्रशांत सर के लिए आपने बहुत कुछ सहेज कर रखा था कि सर आएंगे तो आप उनका स्वागत करेंगी, उनके लिए बोलेंगी, इस अभियान के बारे में बोलेंगी। 2 शब्द मैम। माननीय अतिथि श्री प्रशांत किशोर जी को हेलो, माननीय अतिथि श्री प्रशांत किशोर जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सभी मुंगेर वासी इस टाउन हॉल में जितने भी लोग हैं मुंगेर के, सभी मिलके आज उनकी सोच का, उनकी इस विशेष सोच का, जिसके फलस्वरूप उन्होंने इतने बड़े काम का बीड़ा उठाया है। उन्होंने एक सुंदर राज्य बनाने का जो संकल्प लिया है, जिस सुंदर राज्य में हम सभी रहेंगे, और उस सुंदर राज्य का एक सुंदर सा प्रतिरूप बनाने के लिए आज प्रशांत सर हमारे बीच में हैं। उनकी इतनी सारी रणनीतियाँ हैं, उनके इतने सारे प्लान्स हैं जो आज हम लोग सुनेंगे कि वो हमारे लिए क्या करेंगे। और समाज में अच्छे लोगों का होना, सही सोच का होना, और साथ में जो उनका सामूहिक प्रयास है, जो सामूहिक प्रयास है, जिसके फलस्वरूप एक सुंदर राज्य की स्थापना की जा सकती है, वो आज हमारे प्रशांत किशोर सर जी आप सबों के बीच में रखेंगे। इसीलिए मेरा दिल से निवेदन है, मेरा हार्दिक निवेदन है आप लोगों से कि प्लीज़ इनको ध्यान से सुनिएगा। और सबसे बड़ी बात, जो महात्मा गांधी जी की परिकल्पना पे आधारित इनका ये जो सामूहिक प्रयास और ये जन सुराज का जो आंदोलन है, महात्मा गांधी जी वोट नहीं मांगते थे, महात्मा गांधी जी लोगों को जगाते थे। वो लोगों को जगाते थे और उनके आगे खड़े रहते थे। लोगों, पूरे समाज को जगाया और उनके साथ खड़े रहे, उनको एक नई दिशा प्रदान की। वो खुद आगे खड़े रहे, तब जाके हमारे देश को आज़ादी मिली। इसी तरह अगर बिहार में भ्रष्टाचार से आज़ादी चाहिए, कुरीतियों से आज़ादी चाहिए, अशिक्षा से आज़ादी चाहिए और एक सुंदर राष्ट्र चाहिए, तो आपको भी जन स्वराज को आगे रखते हुए उनके साथ समग्र रूप से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लूँगी और प्रशांत किशोर जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक जोरदार ताली से प्लीज़ इनका स्वागत करें और इनके सामूहिक प्रयास में सहयोग दें। धन्यवाद। शालिनी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठ जाएं, यहाँ पे बिल्कुल बैठ जाएं। सभी लोग अपना अपना स्थान, बहुत कूल होकर हम लोग बात कर रहे हैं। ये बहुत कम जनसभा में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। प्रशांत की सोच है, मैं पहले भी कह रहा था कि विचार ही अमर होते हैं, और प्रशांत सर ने जो एक कोशिश की है, एक आम लोगों से जो उनकी बातें लेकर कैसे हम चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। शालिनी मैम ने कितनी अच्छी बात कही कि एक सुंदर राष्ट्र, जब तक हम अपने बिहार को खूबसूरत नहीं बना लें, जब तक हम अपने मुंगेर को एक हंसता हुआ मुंगेर नहीं देखें, तब तक हमारा जीवन व्यर्थ है। हम एक अच्छी सोच के साथ प्रशांत सर को सुनेंगे कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या धारणा है आने वाले समय के लिए, कैसे हम चीज़ों को और बेहतर बनाएंगे। क्योंकि ये जन स्वराज अभियान है, मैंने पहले भी कहा कि टोटली नॉन पॉलिटिकल हमारा ये कार्यक्रम है, जहां मुंगेर के प्रबुद्ध लोग अपनी बात सुन रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तो ऐसे में इस कड़ी में, क्योंकि आपने सुंदर राज्य के बारे में बताया, तो मेरा अंदर जो हम मुंगेर वासी सोचते हैं वो मैं प्रशांत सर को जरूर बताना चाहूँगा कि हम लोग कैसा बिहार चाहते हैं, हम लोग कैसा मुंगेर चाहते हैं। कि देखो आज समीप से मुझको, मैं बिहार हूँ, धरती के वैभव शोभा का मैं श्रृंगार हूँ। गौरव गाता है नत हो इतिहास हमारा, विद्या धर्म और दर्शन का मैं ही बनता रहा सहारा। गौतम गादी और महावीर की तपस्थली मेरे आंगन में, मौर्य गुप्त और लिच्छवियों ने अपनाया अपने शासन में। यही हुए कौटिल्य, मैं चाणक्य की बात कर रहा हूं सर, दूसरे चाणक्य आप भी जाने जाते हैं सर। कौटिल्य मंडन जैसे विद्वान, यहाँ बना था नालंदा का विद्यापीठ महान। इसी पुनीत धरा पर आकर जन्मी सीता माता,
यही जनक के वैभव को लख देखकर देवलोक ललचाता, और क्रांति चेतना लेकर आए कुंवर सिंह से वीर। 80 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे आरा में। क्रांति चेतना लेकर आए कुंवर सिंह से वीर, पहले हुए राष्ट्रपति अपने, विमल बुद्धि मत धीर, और अब भी कितने सुख है अपने। आप जैसे पुत्र को पाकर बिहार गौरवान्वित है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब भी कितने सुख है अपने, तेजवंत सुखधाम, मैं प्रसन्न होता हूं लखकर कीर्ति कलित ललाम। जय स्वराज, जय बिहार और जय मुंगेर। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमान प्रशांत किशोर साहब के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद सर। मेरी आंखें नम है कि मतलब आपकी विचारों का इतना असर है कि जो हमारे सबसे सीनियर सिटीजन है, 80 साल का इंसान अपने घर से निकलकर इस टाउन हॉल में आया हुआ है, जो बच्चा है वो आया हुआ है, वो जानना चाहता है कि प्रशांत किशोर क्या कहेंगे, क्या आज रखेंगे, उनके मुख बिंद से क्या निकलेगा और हमारे लिए वो क्या वरदान साबित होगा। अगली कड़ी में हम एक ऐसे ही बहुत ही प्रतिष्ठित हमारे मुंगेर की आन बान शान जो है वो अशोक सितारिया साहब, वाकई आपसे बहुत उम्मीद है सर। आपके परिवार ने मुंगेर को बहुत सर्व किया है। 2 शब्द जो है आज के लिए जनसुराज अभियान के लिए सर, मुंगेर में कितना अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, ये जरूर रखेंगे सर। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इस योग नगरी में आपका स्वागत है प्रशांत जी। हमारे बीच आज प्रशांत जी आए हैं। हम लोग सही माने में अगर चाहते हैं कि प्रशांत जी को सुनना है तो हम लोग अपना समय जाया ना करें और प्रशांत जी से अपनी बातों को रखने के लिए अगर आप चाहेंगे तो बहुत सारी समस्या है, हर जिले में समस्या है, कितनी समस्या सुनते रहेंगे। उससे पहले जो भी समस्या बिहार में है प्रशांत जी पहले से सब जान रहे हैं कि कहाँ क्या मामला है, कौन सा घर पीछे है, सब जानते हैं। पहली बात तो हमारा जिला रियल में जिला है, इसलिए कि यहाँ पे 3-3 जिला, इसलिए इस आसरा हम सब आस में हैं। चेक। हाँ, सर को ही बुलाएंगे। हम चाह रहे हैं कि सर ही बोले, और हम लोगों ने अपनी कुछ भी समस्या को रखने के पहले हम 2-4 बातें इनके बारे में कहना चाहूँगा। इनसे जो आस हुआ है पब्लिक को, पहली बात तो आप ही देखिए कि जो ये जन स्वराज कह के है, ये जनता के द्वारा स्वराज लाने का इनकी सोच है, और इसी सोच के तहत ये कहीं भी जाते हैं तो ये अपने आप को वहीं पे पाना चाहते हैं जहाँ कि हम लोग सब बराबर बैठे हैं। यहाँ स्टेज बनी हुई है, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि स्टेज पर हमारा हम ऊंचा बैठे। सब बराबर हैं और सब बराबर हैं और सब की सोच है, सब में हम लोग सब में आत्मा है और सब ये सोचते हैं कि सब बराबर हो। इन्हीं में से बीच से चुन करके हमको लाना है और जो बिहार को ठीक कर सके। लेकिन इनकी एक और जो सोच हमको बहुत अच्छी लगी कि बिहार से जितने भी लोग हैं पलायन करते हैं किस लिए? अपने रोजी रोटी के लिए। बिहार से चाहे विद्यार्थी हो चाहे मजदूर हो, सब यहाँ पलायन करते हैं और बाहर जाके कमाते हैं। तो इनकी एक सोच है कि यहाँ हर घर में वैसी व्यवस्था हो कि उसको जाने के लिए कोई प्रेरित ना कर सके। वो हमारे यहाँ रोजी रोटी लेके मुंगेर में हैं, चाहे बिहार में किसी भी कोने में रहें, जब वो यहाँ रहने लग जाएगा तो नेचुरली आपको उसके बाद विकास तो स्वतः हो जाएगा। और अभी अगर आप लोग बोलते रहेंगे कि हमारे मोहल्ले में ये नहीं है, हमारे गली में ये नहीं है, वो नहीं है, पहले सबसे पहले है कि हर घर को काम मिले और लोगों का पलायन बंद हो तो मुंगेर स्वतः आगे बढ़ेगा। सोच तो इनकी बहुत सारी है, मैंने बहुत जगह इनका बहुत इंटरव्यू देखा है। वो अच्छा रहेगा कि मैं ना बोलूं, प्रशांत जी भी हम लोगों के बीच में रखें, अपनी बात को रखें। मेरी शुभकामना है कि ये जो सोच लेके चले हैं बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, उन्नति के लिए, उसमें ये सफल हों। धन्यवाद सर। हम सबों को जिसका इंतजार था कि जो कान तरस रहा था सुनने के लिए प्रशांत सर को, सर जल्दी से आप सम्मानित कर दें क्योंकि हम लोग अब प्रशांत सर को सुनेंगे। एक क्योंकि ये पूर्व संध्या है सर आज़ादी का, तो ऐसे में बहुत सीनियर थिएटर आर्टिस्ट हैं ये विजय वर्तनिया साहब, ये सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रशांत सर को हम लोग सुनते हैं। सर हम लोग एकदम से व्याकुल हैं।
नमस्कार। मैं कोई बात रखूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपके मन में जो प्रश्न हैं, आप में से ज़्यादातर लोग हैं जो जन स्वराज के बारे में सुनते समझते रहे। ये कोई नई बात नहीं है, आज हमने नया अभियान नहीं शुरू किया। आप हमारी दुर्दशा देख रहे हैं, शक्ल और दशा हमारी देख लीजिए। हम 2 बरस से पैदल चल रहे हैं, अभी आपके ज़िले में नहीं पहुँचे हैं। आपके ज़िले में आने में 7-8 महीना समय लगेगा। अभी हम मधेपुरा सुपौल में चल रहे हैं। लेकिन आप लोग जो सो कॉल्ड प्रबुद्ध लोग हैं, बहुत सारे लोगों को समाचार पत्रों के माध्यम से, YouTube के माध्यम से या आपसी बात विचार से कुछ बातों की, इस अभियान के बारे में कुछ बातों को आपकी जानकारी आपको हुई है। तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि मैं अपनी बात रखूं उससे पहले मैं आपके सवाल लेना चाहता हूं। जो कुछ भी आपने इस अभियान के बारे में सुना समझा, उसमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या खराब है, किस विषय पर आपका विश्वास है, क्या बात आपको लग रही है कि ये नहीं हो सकता है, आपके मन के प्रश्न हैं, जो शंकाएं हैं, आप बिल्कुल निर्विकार भाव से अच्छा खराब कठिन खट्टा मीठा जो भी सवाल आप करना चाहते हैं, अगले 15 मिनट में आप में से 15 साथी वो सवाल कर लें और मैं जब जवाब दूंगा तो अपनी बात भी रखूंगा और आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। ये सारे टाउन हॉल्स में मैं करता हूं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि जो भी सवाल करना चाहते हैं आप बेशक अपना सवाल कर लीजिए, तभी मैं अपनी बात रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सवाल करना चाहते हैं एक एक करके सवाल कीजिए। मेरा नाम प्रोफेसर सतीरवन सिंह हुआ। मैं प्राचार्य हूँ CS कॉलेज बेलहर में, निवास स्थान हवेली खड़गपुर मुंगेर। और जी कर्ण की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, अर्पण की भूमि है या तर्पण की भूमि है। और इस भूमि पर आपका अभिनंदन। प्रश्न मेरा आपसे कही है कि दुष्यंत की पंक्ति में कि हो गई है पीर पर्वत, हो गई है पीर पर्वत, सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, आग अगर कहीं है तो आग जलनी चाहिए। सिर पर अगामा खड़ा करना पीके का मकसद नहीं, इनकी कोशिश है कि हर हालात में बिहार की सूरत बदलनी चाहिए, बिहार खूबसूरत होनी चाहिए। सवाल क्या है? सवाल है मेरा कि आपका यह अभियान 2 अक्टूबर को आपका पार्टी बनने जा रही है। मैं पटना की बापू सभागार में भी गया था। क्या आप जब सरकार जब स्वराजी का बनेगा तो आप गांधी और JP की भूमिका में रहेंगे या बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? यही मेरा माकूल सवाल है। और किन्हीं का सवाल है तो आप हाथ उठा सकते हैं। जो जिसको सवाल आराम से, घबराइए नहीं। 2 घंटा हम यहाँ बैठे हुए हैं, इत्मीनान से अपना सवाल रखिए। 2020 के मोड में मत आइए, आए फीता काटे सेल्फी खींचे भागे। सवाल जो करना है वो आप सवाल कर लीजिए, मैं उसका सबका जवाब दूंगा। हेलो, राजनीति प्रसाद सिंह, एडवोकेट मुंगेर। छोटा तो निवेदन करेंगे। आपने सवाल के विषय में कहा, हम चाहेंगे कि अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए एक एडवोकेट वेलफेयर और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के विषय में एक। दूसरी बात कि मुंगेर के जैसा जितना भी बिहार में पुराना ज़िला है, सभी जगह खास महल एक समस्या है। हमारे बीच में बहुत लोग हैं बैठे हुए, उसी मोहल्ले में हैं और खास महल का कोई निदान नहीं हो रहा है। सरकार ने न लीज कर रहा है और न फिर हमको सेटल कर रहा है। उस पर क्या कहेंगे? धन्यवाद। और जिनको पूछना एक बार हाथ उठा ले। आ रहे हैं। सर नमस्कार, प्रशांत मेरा नाम है। मैं भागलपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ का 2000 में निर्वाचित अध्यक्ष रहा हूं और सीनेटर भी रहा हूं। और आप
से मेरा ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि आपके बारे में जो पहले से मैं जानता था कि आप पहले जैसे इलेक्शन में एनडीए हो या गुजरात इलेक्शन हो या बिहार इलेक्शन हो या ममता दीदी का इलेक्शन हो, तो उसमें आपने बहुत पार्टियों को जिताया और आपने जेडीयू में कितने साल रहा और इस देश में, इस राज्य में चुनाव कितने साल के लिए होता है। और आज महात्मा गांधी जी हैं, 14 अगस्त है और 14 अगस्त हमारे देश के लिए काला अध्याय रहा है। इस दिन हमारा देश का विभाजन हुआ था और हमारा सीमा, चूंकि बिहार का सीमा बांग्लादेश और नेपाल से सटता है, वो घुसपैठ की समस्या है। इस पे आपकी पार्टी क्या करने वाली है, यही जवाब मैं चाहता हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट। हेलो, प्रणाम सर। बोलिए। प्रणाम सर, मेरा नाम सूरज कुमार शुक्ला है। मैं सर बाहर में रहता हूँ, जॉब करता हूँ और वहाँ की भी समस्या है और बहुत सारे स्टूडेंट्स की समस्या है और जो जॉब करते हैं उनकी भी समस्या है। वो प्रॉब्लम में वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। उनको किसी को इच्छा ये नहीं है कि मैं बाहर में रह के बेंगलोर, हैदराबाद में जाके जॉब करूँ, रहूँ। सब लोग मजबूरी में करते हैं, लेकिन उनको ये पास ऑप्शंस नहीं है कि कोई भी जाके उनको मदद करे, कि मुझे कोई बिहार बुला ले। वो ये भी नहीं चाहते कि मुझे 1 लाख सैलरी चाहिए, 80,000 सैलरी चाहिए। वो कहते हैं कि जीवन जीने के लिए जितना ज़रूरत है, 30,000, 35,000 एटलीस्ट उतना भी कोई पे कर दे तो उनको बहुत हैप्पी मिलेगा सर। वो 1 मिनट सर। और दूसरी बात ये सर कि आप बहुत सारे स्टेट को जिताए हैं, नो डाउट सर, लेकिन बिहार एक एक्सेप्शनल केस है। कितने भी एजुकेटेड हो, बीटेक, एमटेक सर, पीएचडी, वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो जाति से निकल नहीं पाते हैं। अगर वो यादव है तो बोलेंगे नहीं यादव ही को देंगे, चाहे जो हो जाए, मोड़ी कट जाए। अगर वो भूमियार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, ये प्रॉब्लम हमेशा से चल रहा है सर। ये दोनों को सर प्रॉब्लम निकालिए और प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं सर, अगर आपकी सत्ता आ गई, कोई भी सीएम बने, दलित से बने, फॉरवर्ड से बने, नो प्रॉब्लम सर। ये जो पलायन का सिस्टम है ना, कोई ज़रूरत नहीं है सर 80,000, 35,000 ही दीजिए, बट ये सॉल्व कीजिए सोल्यूशन सर, प्लीज़। मेरा नाम ओम प्रकाश पोद्दार है। मैं अधिवक्ता के साथ साथ आरटीआई एवं मानवाधिकार एक्टिविस्ट हूँ। मेरा सवाल है शराबबंदी के बारे में। अप्रैल 2016 से शराबबंदी है और आरटीआई से टाटा उत्पाद विभाग से प्राप्त हुआ है, जिसमें बताया गया है कि शराब बेचने वाले के विरुद्ध 3,97,757 मामले दर्ज हुए हैं, सिर्फ शराब बेचने वाले के लिए। अगर सजावार की बात की जाए तो इसमें हमारे पास है, सवाल बताइए, सवाल क्या है? मेरा हमारे पास है ना, मेरा सवाल है सर कि शराबबंदी को चालू करने की बात आपके द्वारा कही जा रही है, तो ये जो लंबित मुकदमे हैं, शराबबंदी हटाने की बात, हाँ, हटाने की बात जो कही जा रही है, तो ये जो लंबित मुकदमे हैं उनके बारे में आपका क्या विचार हो? और दूसरा मेरा मामला है सर कि 2020 में दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालु अनुराग पोद्दार की हत्या हुई। कई लोग कई वादे किए, लेकिन उस मामले में अभी तक पीड़ित पिता को और मुंगेर के लोगों को न्याय नहीं मिला। इस संदर्भ में आपका क्या विचार? धन्यवाद। हेलो, बोल रहे हाँ, हेलो, मेरा नाम लक्ष्मण कुशवाहा है। बिहार में वोट का मतलब है जातीय समीकरण। वोट का यहाँ मतलब है कि हम एक ही माने अपनी जाति को लोग बिहार को वोट की राजनीति से कैसे निकालेंगे आप? मैं डॉक्टर रंजीत कुमार, यूरोलॉजिस्ट। सबसे पहले मैं प्रशांत किशोर जी का मुंगेर में स्वागत करता हूँ। मेरा सवाल है कि आपने बहुत हिम्मत के साथ ये काम करने की जो अगुवाई किए हैं, इसमें मैं सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देते हूँ। वो
जो बिहार का जो परिप्रेक्ष्य चुनाव का होता है, अब तो ये पार्टी बनने जा रही है और आप चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, आपकी पूरी तैयारी भी है। चुनाव की जो समस्या जो पहले दो और भी सवाल कर चुके हैं, जाति की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या आती है, शिक्षा की समस्या आ जाती है, इस चुनौती को आप कैसे निपटेंगे, ये मैं जानना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम अब 5 सवाल और लेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। मेरा नाम अनुराग है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मान लीजिए बिहार के लोग नेता बदल देंगे, मुख्यमंत्री बदल देंगे, लेकिन जो बिहार में एक अफसरशाही सरकार चल रही है, एक पैरेलल गवर्नमेंट है। आज आप रोड पे निकलिएगा तो एक ब्लॉक का प्यून हो, कर्मचारी हो, हर एक कोई गाड़ी पे नेम प्लेट लगा के घूम रहा है कि भाई मैं खास हूँ, और सरकार जो भी नीतियाँ बनाती है उनको लागू करने का काम इन्हीं लोगों का है। तो इन लोगों के जो कार्यशैली है, इसमें कैसे बदलाव आएगा, ये जानना चाहते सर का अभिनंदन करते हैं। मुंगेर में मेरा नाम धन्नामल हुआ, इसे मुंगेर जिला का रहने वाला हूँ। सर का कई कैंपेनिंग मैंने सुना, सर का अच्छा विचार है कि बिहार में एक अच्छे बदलाव के साथ चीज़ें शुरू की जाएगी। तो सर मेरा सवाल है कि एक प्राइमरी स्कूल से लेके एक कॉलेज लेवल तक स्कूल को आप किस तरीक़ा से एजुकेशन को लेके व्यवस्थित करेंगे, आई थिंक संतुष्ट करेंगे, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा पार्ट है जो लाइफ लोगों को या जीने का एक स्ट्रक्चर, तो दैट इज ए पॉइंट एज ए यूथ होने के नाते सर से ये संतुष्ट हो जाते कैसे आप इसको करेंगे। सो प्लीज सर एक्सप्लेन। हेलो, एक मिनट बैठ जाइए, सवाल किया। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। सर आपसे एक क्वेश्चन था मेरा, ऐसे तो बहुत बड़े आदमी हम नहीं हैं, तो देश आज़ादी के बाद नाम बोल दीजिए, बड़ा छोटा तो ठीक नहीं सर, नहीं हम बहुत छोटे हैं, मुनाजिर बाबू के आदमी हैं। हाँ, मेरा नाम है रामाशीष कुमार उर्फ तीसरी आँख। नेम में बहुत सारे नेम होता है, जो हंसने के लिए होता है, गंभीर होने के लिए होता है, नेम से भी कुछ पता चलता है। देश आज़ादी के बाद सर चंद जातियों में ही देश बटा जो है संसद विधायक और बनता है। आप एक बात बताएं कि क्या यही जातियों के लिए देश बना है कि सवर्णों में भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत, अब ओबीसी में यादव, कुर्मी, कोयली, मैं भी उसी जाति से हूँ, और अति पिछड़ों में धानु और दलितों में पासवान, क्या इसी जातियों के लिए देश बना है? मूलभूत सुविधाएं सबों को मिलनी चाहिए, तो क्यों नहीं किया? चाय बीन गवता कहा, राइन दुनिया सारी, ठाकुर शर्मा, बड़ी लोहा कहा, ताती तत्वा, ढोम उतर मेहतर पाती कर, इन लोगों को क्यों नहीं मिलता है? 2.7% लोग राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा सभी जगह एकत्रित रहते हैं, मगर इस राज्य में 7% तांती की आबादी है, ठाकुर की आबादी है। ये लोग क्यों नहीं विधान परिषद और राज्यसभा में जाते हैं? इसकी आबादी क्यों नहीं मानी जाती है? पहली बात। दूसरी बात, अगर आप एक बात बताएं, अगर नहीं करना तो बोलिए, आप रख सकते हैं, अगर मेरी बात नहीं सुनना तो कोई बात नहीं है। आप बहुत सारे लोग सुनते रहते हैं मेरा, और कोई कमजोर आदमी सुनते रहते हैं, फिर नहीं। तो मेरा कहना ये सर, उनके लिए क्या होगा? क्यों नहीं ये आवाज होती है? आखिर राज्यसभा, विधान परिषद अगर उन्हीं जातियों को मिलता रहेगा, 7 जातियों को, तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? मूलभूत सुविधाएं होती है, जनता जो है रोटी कपड़ा और मकान तो उपार्जन कर लेता है, मगर सरकार का दायित्व बनता है जो सरकारी जो सुविधाएं, जो हॉस्पिटल होती है, जो शिक्षा होती है, वो सरकार के द्वारा निर्धारित होती है। तो क्यों नहीं बिहार सरकार दे रही है, या आपके कहने पर कि क्यों नहीं? इसकी भी समाधान आप कीजिएगा। और किन्हीं का कोई सवाल है? 2 मिनट सबको समय मिलेगा, समय रुक जाइए, 1 सेकंड में। ऐसा है हेलो कि आप अपने आप को प्रबुद्ध बता रहे हैं, और इतना भी अनुशासन नहीं है कि प्रश्न पूछने के लिए हम यहाँ बैठे हुए सुनने के लिए आपस में हल्ला मचाए जा रहे हैं, जैसे सिनेमा देखने के लिए बैठे हो फ्रंट रो में। शांति से बैठिए, आप सवाल जो करना है कीजिए, हम सुन रहे हैं, उसका जवाब देंगे। हेलो, प्रशांत जी का मैं मुंगेर की धरती पर स्वागत करता हूँ। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। होगा क्या हो तो लिखा गया है सर, इसमें तो कहीं कोई दुमत नहीं है।
आपसे एक ही आशा है कि इस जन स्वराज पार्टी में दिल्ली बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री या वैसे लोग अगर हो तो पार्टी से किसी हो इमीडिएट निकाल कर बात करने का हम लोग इतना है, यही आशा आपसे रखते हैं। अब प्रशांत जी अपनी बातों को रखेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों से बातचीत करेंगे, सवाल। अच्छा, आप बोल दीजिए। जी, मैं रंजीत ठाकुर, हिंदुस्तान प्रतिनिधि। मेरे दो प्रश्न हैं। पहला कि विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी का क्या रोल रहेगा? क्या आप अकेले मैदान में उतरेंगे या गठबंधन करेंगे? दूसरा है, आपका जो यह अभियान है, देश में बहुत सारे अभियान चलाए गए हैं, पार्टियों के द्वारा भी अभियान चलाया गया है। देश समाज सुधार, देश के विकास के लिए या अन्य चीज़ों के लिए कई अभियान चलाए गए हैं। तो आपका जो यह अभियान है वह उन अभियानों से किस तरह अलग है? अगर अब आपकी इजाज़त हो तो हम उत्तर दे दें। आपको बोलना ही है, बोलिए भाई। उनका सब्र का बांध टूटा जा रहा है, उनको पहले दीजिए, बात कर लेने दीजिए। दीजिए माइक, दीजिए माइक, दीजिए सर को। सर, हमारा नाम विनोद पोद्दार है सर। मैं एक व्यापारी हूँ सर। आज सर बिहार में व्यापारियों का सर पलायन हो रहा है, इस पर आपकी क्या सोच है सर, ये मैं जानना चाहता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो विचार रखे, कुछ सुझाव, कुछ सलाह, कुछ शंकाएं, तो भैया ऐसा है कि जो अपने आप को आप बुद्धिजीवी बताते हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, और आप सबके मुंगेर में, बिहार में रहने और आपके पुरुषार्थ पर और सारे पराक्रम के बावजूद भी बिहार की जो दुर्दशा है, उसके लिए आप भी उतने ही जिम्मेवार हैं जितना दूसरे को आ रहे हैं। बिहार की ये दुर्दशा इसलिए है, बिहार की ये दुर्दशा इसलिए है कि बहुत सालों, सेंचुरीज पहले ग्रीस में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए जिनका नाम था प्लेटो। उन्होंने कहा कि इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इन्फीरियर्स। मतलब अगर समाज में, राजनीति में आप भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो बिहार की जो नियति है, जो परिस्थिति है, वो इसलिए है कि अपने आप को समझदार और प्रबुद्ध बताने वाले लोगों ने राजनीति से अपने इसको किनारे कर लिया। या यहाँ जो पिछले 30-40 साल में व्यवस्था चली है, वो आदमी कहता है भैया राजनीति से तो अलगे रहो, घर में बैठ के चर्चा करते हैं, लंबी चौड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े सुझाव देते हैं, लेकिन आकर इसमें प्रयास कोई नहीं करना चाहता है। अगर प्रशांत किशोर समझते हैं कि हम बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं और हम बिहार में आकर कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, तो कोई अगर 9वां फेल बिहार का राजा है तो दोष उसका नहीं, दोष प्रशांत किशोर का है। तो जितने आप लोग प्रबुद्ध लोग हैं, तो मेरे भाई ये सुधार प्रशांत किशोर नहीं कर सकते। कोई एक व्यक्ति ने बिहार को बिगाड़ा नहीं है, किसी एक दल ने बिहार को, किसी एक विचारधारा ने नहीं बिगाड़ा है। बिहार को बिगाड़ने की जिम्मेवारी पूरे समाज की है, तो इसको सुधारने का जिम्मा भी समाज को ही उठाना पड़ेगा। इसलिए ये अभियान है जिसका नाम है जन सुराज। ये दल नहीं है। पत्रकार महोदय खड़ा होकर पूछे अब आपका दल बनने जा रहा है, मेरा कोई दल नहीं बन रहा है, जन सुराज दल बन रहा है, जिसको बिहार के 1 करोड़ लोग मिलकर बना रहे हैं। और 2 तारीख को, जो मैं 2 साल से गांव-गांव घूमकर कह रहा हूं, न मैं इसका नेता था न नेता इसका बनूंगा, 2 तारीख को देखेंगे, आपके आंख के सामने दिखेगा, और बैठकर बिहार के इस दल के नेतृत्व का चुनाव भी करेंगे। वही लोग ये तय करेंगे कि इस दल का नेता कौन होगा, इस दल का संविधान क्या होगा।
इस दल की प्राथमिकता क्या होगी, इसको आगे कैसे बनाया चलाया जाएगा, ये प्रशांत किशोर की बपौती नहीं है। हमारी भूमिका क्या है? आपको लग रहा है, कोई कह रहा है आप तो पीछे दूसरा दल को जिताते थे, अब आजकल पदयात्रा कर रहे हैं। हमारी भूमिका जो पहले थी वही भूमिका आज है। आपके देखने का नजरिया बदल गया है भाई। पहले भी हम यही काम करते थे, पहले दलों को नेताओं को सलाह देते थे किस तरह से संगठित होइए, किस तरह से अपने पार्टी का चुनाव का अभियान चलाइए, कैसे लोगों को टिकट दीजिए, किस मुद्दे पर चुनाव लड़िए कि आप चुनाव जीतिएगा। काम हम आज भी वही कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि अब मैंने दल और नेता को सलाह देना छोड़ दिया है। अब बिहार की जनता को जाकर गांव-गांव सलाह दे रहे हैं कि आप अपने बीच से ऐसे लोगों को कैसे निकाल सकते हैं, उनको संगठित कैसे कर सकते हैं। और 2 अक्टूबर को जब दल बनेगा तो प्रशांत किशोर की भूमिका उस दल के नेता की नहीं है, उस रणनीतिकार की है, उस कुम्हार की है जो अच्छी मिट्टी और चाक मिल जाए तो थोड़ा सा सहारा दे ताकि आप अपने ताकत से घड़ा बढ़िया बन सके। यही हमारी भूमिका है। आप पूछ रहे हैं कौन इसका नेता बनेगा। मेरे भाई, अगर 1 करोड़ बिहार के समझदार लोग बैठ के दल बना सकते हैं, 30 वर्ष से जमे हुए नेताओं को, दलों को उखाड़ कर फेंक सकते हैं, तो वो 1 करोड़ मिलकर लोग अपना नया नेता भी चुन सकते हैं। ये भ्रम मत पालिए कि प्रशांत किशोर ही सबसे काबिल आदमी है। बहुत लोग कहता है भैया आप नहीं रहिएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा। कुछ नहीं गड़बड़ाएगा। महात्मा गांधी जितने बड़े लीडर कोई इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 1 साल के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पर उनका प्रभाव नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि गांधी जी के नेतृत्व में आज़ादी नहीं मिली। लेकिन आज़ादी गांधी जी के नेतृत्व में मिले इसके लिए जरूरी नहीं है कि दल पर कब्जा गांधी जी का हो और गांधी जी के बाद उनके बेटे का हो। इसलिए ये व्यवस्था यहाँ बनाई जा रही है। प्रशांत किशोर को भगवान ने अवसर दिया है तो हम आज आपको समझदार दिख रहे हैं। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, बिहार के हर शहर गांव में प्रशांत किशोर से ज़्यादा काबिल और होशियार लड़के हैं। जरूरत इस बात की है कि उनको ढूंढ कर निकाला जाए, उनको मौका, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि वो बिहार के लिए कुछ कर सके। अब आपके जो सवाल हैं, किसी ने पूछा पलायन की बात, आपने पूछा शिक्षा कैसे सुधरेगा, कोई बता रहा है भैया यहाँ रोजगार कैसे आएगा। उन सवालों पर जवाब दें उससे पहले जो मेरा अनुभव रहा है शिक्षा को लेकर, उस पर एक टिप्पणी आपसे साझा करूंगा। पूरे बिहार में जहाँ जाइए, आप लोग तो अपने आप को पढ़ा लिखा बता रहे हैं, प्रबुद्ध बता रहे हैं। हम जी पूरे बिहार में जहाँ भी गए, जहाँ 80% लोग अनपढ़ है, पहला सवाल हम यही पूछते हैं कि ये बताइए कि आपके गांव पंचायत में पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और ऐसी जातियों में बटा हुआ बिहार, यही अनपढ़ बिहार, अभी तक 5300 से ज़्यादा गांव में हम गए हैं पैदल चल के। किसी भी गांव में एक आदमी ने भी ये नहीं कहा कि ना भैया पढ़ाई रोजगार नहीं होना चाहिए। हर आदमी कहता है कि हमको पढ़ाई रोजगार जरूर होना चाहिए। लेकिन दूसरा सवाल बड़ा मुश्किल है। मैं लोगों से फिर पूछता हूं कि अपने अपने बच्चों के सर पर हाथ रखो और रख कर बताओ कि आपने अपने जीवन में किसने पढ़ाई और रोजगार के लिए जीवन में अपने बच्चों के लिए एक बार भी वोट दिया है। आज तक किसी एक व्यक्ति ने भी नहीं कहा और आपसे हाथ नहीं उठवाएंगे। लेकिन इस सभा में भी दावा कर रहे हैं, यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी नहीं है जिसने अपने बच्चों के पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट दिया। तो खाली कहने से नहीं होगा। प्रशांत किशोर को आप सुनने आए हैं, प्रशांत किशोर के पैदल चलने से सुनने नहीं आए। हम इतने बड़े मूर्ख नहीं हैं। लोग बता रहा है भैया 2 साल से चल रहे हैं इसलिए आए हैं। हमसे ज़्यादा चलने वाले लोग यहाँ पैदा हुए होंगे। प्रशांत किशोर को आप सुनने इसलिए आए हैं कि आपको मालूम है कि इस आदमी को चुनाव लड़ाने आता है। हम जब पैदल चलते हैं, लोग अपने दुकान में, घर में बैठ के हंसता है कि देखो ये पैदल चल रहे हैं,
अरे बिहार में कुछ नहीं होगा, इनके पैदल चलने से क्या होगा, कितना आए कितना गए, बिहार में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन फिर उसको कोई बताता है भैया इसका नाम है प्रशांत किशोर, ये आदमी चाहे और कुछ हो चाहे नहीं, इसको राजनीति की खूब समझ है। आदमी फिर घबराता है, सोचता है कि भैया अच्छा हो खराब हो चलो इसके साथ गमछा डाल देते हैं, कल हो के कोई नया व्यवस्था बना देगा, कहीं हम पीछे न छूट जाए। तो ज़्यादातर लोग बुरा नहीं मानिएगा, 2 साल पैदल चल के इसी सभागृह में कोई आएगा, ज़्यादातर लोग आप अपना काम धाम छोड़कर यहाँ आने वाले नहीं हैं। आप इसलिए आए हैं कि हमने 10 बरस में जो काम किया है आपको भी लग रहा है, चाहे आशा हो, विश्वास हो, शक हो, लेकिन लग रहा है कि ये आदमी कुछ कर सकता है, इसलिए आप आए हैं। तो अपना पीठ मत थपथपाइए कि आप कोई बहुत अपना समय निकाल के लिए बिहार के लिए आए हैं। कोई बिहार की चिंता नहीं कर रहा है, हम भी नहीं कर रहे हैं, आप भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ खड़े होकर जितने लोगों ने सवाल पूछा, कोई बता रहा है भैया हमारा वकीलों का समस्या बता दीजिए। आपने ठीक कहा, अगर समस्या पूछने लगेंगे, कोई बिहार की बात नहीं कर रहा है। कोई बता रहा है भैया पुल नहीं बना, कोई बता रहा है बड़ा भ्रष्टाचार है, कोई बता रहा है वकील को सुधारिए, कोई बता रहा है व्यापारी वर्ग को सुधारिए। आपका सवाल जायज है, कोई गलत नहीं है। आप हमको बता दीजिए कि समाज का कौन वर्ग अच्छा है कि व्यापारी परेशान है, इसकी चिंता कर लें। यहाँ तो 13 में 13 करोड़ लोग परेशान हैं। आप कह रहे हैं कि मुंगेर कैसे सुधरेगा? अगर जमुई ठीक हो, भागलपुर ठीक हो, पटना ठीक हो, तो ये आपका सवाल जायज है कि भैया मुंगेर कैसे सुधरेगा। यहाँ तो पूरा बिहार ही का वही दुर्दशा है, कैसे सुधरेगा? तो जब तक बिहार नहीं सुधरेगा तब तक मुंगेर भी नहीं सुधरेगा। जब तक बिहार नहीं सुधरेगा तो व्यापारियों की दशा भी नहीं सुधरेगी। तो मूल प्रश्न पर आइए कि शिक्षा कैसे सुधरेगी, यहाँ से पलायन कैसे रुकेगा, यहाँ से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, ये आपका जायज सवाल है। और आपका ये जो सवाल है कि ये सब आप सुधारिएगा तब न सुधारिएगा जब बिहार से आप चुनाव जीत कर आइएगा। और लोगों का यक्ष प्रश्न है कि जाति से कैसे निपटिएगा। ये बिहार में लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया है, बिहार के लोगों के दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि अगर आपके पास जाति नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, बाहुबल नहीं है, तो आप राजनीति नहीं कर सकते। एक आंकड़ा आपको दे रहा हूँ, पिछले 30 साल में बिहार में जितने लोग सांसद विधायक बने हैं, चाहे जिस दल से भी बना हो, याद रखिए जिस दल से भी यहाँ कोई विधायक सांसद बना है, पिछले 30 वर्ष में सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही यहाँ विधायक सांसद बने। दल चाहे कोई भी हो, यहाँ रहते हैं 3.5 करोड़ परिवार, लेकिन सांसद विधायक सिर्फ 1250 परिवार का लोग बनता है। और उन्हीं लोगों ने, उसी व्यवस्था ने ये प्रचार फैलाया है कि भैया जाति नहीं रहेगी तो चुनाव नहीं जीतोगे, पैसा नहीं है तो चुनाव कैसे लड़ोगे। ये तीनों भ्रम आपका अभी दूर करेंगे। ये भ्रम इसलिए फैलाया गया है ताकि कोई सामान्य आदमी ये हिम्मत ही न करे कि वो राजनीति में आए और इनको चुनौती दे। आपको लगता है कि राजनीति करना है तो बहुत पैसा चाहिए। लोग लड़के आकर हमको बताते हैं भैया हमारा तो बड़ा मन है लेकिन पैसा ही नहीं है, कैसे राजनीति करेंगे। तो आपको ये बता रहा हूँ, जिसको भी आप देश में नेता मानते हैं, बिहार में या देश में जिसको भी नेता मानते हैं, एक बार जरा ध्यान से याद कीजिए, जिस दिन बिहार ने उसको नेता बनाया, जिस दिन समाज ने उस व्यक्ति को नेता बनाया, वो व्यक्ति कितने पैसे वाला आदमी था। जिस दिन बिहार ने लालू जी को नेता बनाया, लालू जी टाटा बिरला के लड़के नहीं थे। जिस दिन बिहार ने नीतीश कुमार को नेता बनाया, नीतीश कुमार टाटा बिरला के लड़के नहीं थे। जिस दिन बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी को जिताया, ममता बनर्जी के पास करोड़ों रुपया नहीं था। जिस दिन योगी जी को जिताया गया, किसी भी नेता को आप जिसको भी जानते हो, मेरे भाई समाज जिस दिन आपको अपना नेता चुनता है वो बिना पैसे वालों को ही चुनता है। ये अलग बात है कि नेता बनने के बाद आप पैसा वाला बन सकते हैं, लूट खसोट के पैसा वाला हो जाइएगा। होता ये है कि आप नेताओं को देखते हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, काफिला चल रहा है, बड़ा बड़ा उनके पास पैसा साधन है,
तो आपको लगता है कि जब तक पैसा नहीं रहेगा तो हम इनके जैसा बनेंगे कैसे? ऐसी कोई बात नहीं है। पैसा जो है वो पेट्रोल के जैसा है। अगर आपके पास गाड़ी है तो पेट्रोल लगेगा, लेकिन अगर गाड़ी ही नहीं है तो अगर 10 कनस्तर भी पेट्रोल हो जाएगा उस पर बैठकर कहीं नहीं जा सकते हैं। तो अगर समाज का समर्थन आपके साथ है, अगर आपके पास वोट है, तो पैसे का जुगाड़ समाज कम या ज़्यादा कहीं ना कहीं से कर देता है। नोट से वोट का गारंटी नहीं है। तो ये भ्रम मत पालिए कि पैसे से ही राजनीति होगा। दूसरा, लोगों को लगता है यहाँ तो जाति से नहीं निपट पाइएगा। लोग हमको कहता है बहुत बढ़िया आप बतिया रहे हैं, आप बहुत चुनाव के विशेषज्ञ हैं, वो सब ठीक है, लेकिन वो नया लड़का पीछे कह रहा है बिहार यूनिक है। बिहार में तो जाति बहुत ज़्यादा है। तो पहले समझिए कि जाति समाज की जितनी बड़ी सच्चाई बिहार में है, इतनी ही जाति की महत्ता उत्तर प्रदेश में भी है, उतनी ही जाति की महत्ता गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी है। आप वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ाए हैं, इसलिए आपको लगता है कि खाली बिहार में ही है, लेकिन बिहार में जातियों की महत्ता कितनी है इसको समझिए। आपको लगता है कि हर आदमी जाति पर ही वोट देता है। जन सुराज से उससे कैसे निपटा जाएगा? जन सुराज कैसे निपटेगा उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जो बात हम कहेंगे वो तो भविष्य की है। पहले जो 20 वर्ष में हुआ है उसको देखिए। इसी बिहार में 1984 में पूरे बिहार राज्य में, उसमें बिहार झारखंड एक था, राजीव गांधी की कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली। आपसे पूछेंगे कि जातियों में बटा हुआ बिहार, कांग्रेस को, राजीव गांधी को कैसे वोट दे दिया? तुरंत लोग खड़ा होकर कहेंगे कि वोट राजीव गांधी को नहीं पड़ा। 84 में इंदिरा जी की मृत्यु हुई थी और उस मृत्यु से जो सहानुभूति की लहर बनी, उसमें जाति होती छोड़कर सबने कांग्रेस को वोट दिया, इसलिए कांग्रेस राजीव गांधी जीत गए। इस बात को आप कागज पर लिख लीजिए। फिर आपसे पूछेंगे 1989 में क्या हुआ? यहाँ जनता दल बीपी सिंह कैसे जीत गए? बीपी सिंह के जाति के बहुत लोग तो नहीं रहते हैं यहाँ बिहार में, तो आप बताइएगा कि वोट जनता दल को नहीं पड़ा। बहुत बड़ा वो फोर्स भैया मुद्दा था, भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा बन गया, लोगों ने कहा राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, सब आदमी जाकर जनता दल बीपी सिंह को वोट दे दिया। इसको भी लिख लीजिए। फिर पूछेंगे 2014 में क्या हुआ? आप में से कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया 14 में भाजपा को वोट नहीं पड़ा। ये तो जो मोदी जी का लहर आया तो बिहार में सब लड़का, सब जाति के लोग जाकर मोदी के नाम पर भाजपा को वोट दे दिए, इसीलिए जीत गए। इसको भी लिख लीजिए। फिर पूछेंगे 2019 में क्या हुआ? तो ज़्यादातर लोग कहेगा भैया बड़ा कांटे का मुकाबला था। वो जो पुलवामा हुआ ना, पुलवामा के बाद समझिए कि समाज का हर आदमी जाकर भाजपा को वोट दे दिया। इन चारों बातों को लिखिए। 84 एक घटना है और उस घटना से उपजी हुई सहानुभूति की लहर है जिसने समाज में जातियों का बंधन तोड़ दिया। 89 एक विषय है भ्रष्टाचार बोफोर्स, जिसमें समाज ने जातियों से ऊपर उठकर जनता दल को वोट दिया। 2014 में एक व्यक्ति है मोदी, जिसने समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया, तो लोग जातियों से ऊपर उठकर भाजपा को वोट दिए। और 2019 एक विचारधारा है राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, जिसके नाम पर जाति धर्म भूल कर लोगों ने वोट दिया। ये आपको क्या बताता है? अगर कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई विचारधारा, कोई प्रयास समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले तो समाज में ये ताकत है, वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है, पीछे करता रहा है। फिर भी चुनाव की चर्चा नहीं की, बीच में बहुत और भी चुनाव हुए, लेकिन उन चुनाव में ना कोई घटना थी, ना कोई व्यक्ति था, ना कोई प्रयास था। तो लोगों को जब दोनों लड़ने वाले एक ही जैसे दिखते हैं तो समाज भी कहता है दोनों तो एक जैसा दिख रहा है, चलो अपने जाते वाले को दे देते। तो अगर नया प्रयास होगा और उस प्रयास में शुद्धता और ईमानदारी होगी तो समाज में ये ताकत है। और दूसरी बात आप समझिए कि अगर आप कहते हैं कि बिहार में सब जाति पर वोट दे रहा है, तभी चुनाव हुआ है, भाजपा को मोदी जी को वोट पड़ा है, जरा आप बताइए हमको मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? तुरंत आदमी कहेगा ना भैया वो तो जात पर नहीं, विचारधारा पर, हिंदू मुसलमान पर वोट दिया है।
तो जाति पर तो नहीं दिया है। यहाँ मुसलमान 18% है, वो लालू जी को वोट देता है। वो लालू जी के जाति का तो नहीं है, वो लालू जी को क्यों वोट देता है? क्योंकि उसको भाजपा के डर से जो विकल्प दिखता है उसको वोट देता है, वो जाति पर वोट नहीं देता है। ये सारे तथ्य आपके आंख के सामने हैं, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा बैठा दिया गया है कि आप सब सुनने के बाद भी कहिएगा ए भैया कह तो रहे हैं, लेकिन बिना जात के तो होगा नहीं, जात पर तो वोट पड़बे करेगा। तो हम आपको अंतिम इस बात पर यही कहेंगे कि जाति समाज की एक बड़ी सच्चाई है और जाति की भूमिका भी है चुनाव में, लेकिन जाति एकमात्र सच्चाई नहीं है जिस पर वोट पड़ता है। जैसे कई विषयों पर वोट पड़ता है, वैसे एक विषय जाति भी है। और एक अंतिम बात समझिए, अगर आप राजनीति के जरिए समाज के अगुआ बनना चाहते हैं तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब अच्छा हो जाए तब आप राजनीति करने आइएगा, कि जाति न रहे तब राजनीति करेंगे, पैसे का प्रभाव खत्म हो जाएगा तब राजनीति करेंगे। तो मेरे भाई, जब सब सुधरिए जाएगा तो आपके राजनीति में आने की जरूरत क्या है? जो सुधारेगा वही इसका नेता बनेगा। तो अगर आप राजनीति के जरिए समाज का अगुवाई करना चाहते हैं तो आपको समाज की अच्छाई और बुराई, उसकी ताकत और कमजोरी दोनों को समझकर साध कर ही इसका अगुवाई करना है। आपके पास समाज परफेक्ट हो जाए तब राजनीति करेंगे, ये विकल्प नहीं है। ये बात आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। इसीलिए ये प्रयास चल रहा है। बिहार को सुधारने का प्रयास हम करें या आप करें, आज करें या 20 वर्ष के बाद करें, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। कोई तमिलनाडु से आकर बिहार को सुधारने का ये प्रयास करने वाला नहीं है। आपने कहा कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा, पलायन की बात, 2 सवाल आपका उत्तर देंगे। आपने कहा सबसे बड़ी समस्या है पलायन, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पलायन की समस्या जो आंकड़ों में दिखती है, आप और हम पढ़ते हैं कि गरीब आदमी मजदूरी करने जाता है, ये पलायन की समस्या नहीं है। पलायन की समस्या से सिर्फ गरीब आदमी प्रभावित नहीं है, गरीब का बच्चा तो मजदूरी करने जा रहा है, उसका पलायन आपको दिख रहा है, लेकिन जो यहाँ पर संभ्रांत परिवार हैं वो भी पलायन से बचे हुए नहीं हैं। फर्क बस इतना ही है कि गरीब का बच्चा मजदूरी करने जा रहा है और पैसे वाले का बच्चा पढ़ाई और नौकरी करने जा रहा है, जा दोनों का बच्चा रहा है। और जो लोग प्रबुद्ध हैं, पैसे वाले हैं, उनको पलायन का ज़्यादा नुकसान है। गरीब का जो बच्चा है जो मजदूरी करने गया है, 60-65 वर्ष उम्र हो जाएगा, जब उसका शरीर थक जाएगा वो वापस आकर अपने गांव परिवार में रहेगा। लेकिन आपका जो बच्चा पढ़ लिख कर बंगलोर दिल्ली चला गया, हमसे लिख कर ले लीजिए, अब वापस आने वाला नहीं है। आप चाहे जितना मेहनत कर लीजिए, जितना 1 घंटा निकाले हैं, डॉक्टर साहब हैं, दुकान बंद करके आए हैं, आपको लग रहा है नुकसान हो रहा है। मेरे भाई, हम आपको अपने अनुभव से बता रहे हैं, हमारे बाबूजी भी डॉक्टर थे, रात दिन कभी इतवार को भी छुट्टी नहीं लिए, दूधू को बहुत बड़ा बड़ा हवेली बंगला बनवाए हैं। आज वहाँ दिया बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं है, कोई नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ लिख कर बाहर चले गए, कोई आने वाला नहीं है। तो जो लोग प्रबुद्ध हैं, पैसे वाले हैं, पलायन का दंश आपके लिए ज़्यादा घातक होने वाला है, क्योंकि जीवन भर मेहनत करके जो आप बनाइएगा, अंत में आपके बच्चों को वो हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए ये आपकी जिम्मेवारी है कि पलायन को सुधारा जाए। अब पलायन सुधरेगा कैसे, इसको समझिए। हम लोग के पास ऐसा क्या मैजिक फार्मूला है कि हम लोग कह रहे हैं कि 1 साल में स्ट्रेस माइग्रेशन, मतलब मजबूरी में यहाँ से बाहर जाने वाले लोगों को रोक दिया जाएगा, किसी को नहीं जाना पड़ेगा। लोग हमसे पूछता है आपके पास ऐसा क्या जादू का छड़ी है, तो अभी आपको बता रहे हैं कि वो कैसे रोका जाएगा। पहले बात ये समझिए कि बिहार में जो नौकरी का लालच लोगों को दिया जाता है, सारा नौकरी, आरक्षण, लड़ाई झगड़ा, कोई कह रहा हम 5 लाख दे दिए, कोई कह रहा हम 10 लाख दे दिए, कोई कह रहा हम 60% रिजर्वेशन दे देंगे। पूरा समाज उसी में लड़ रहा है कि कितना हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, किसका प्रश्न पत्र लीक हुआ। हम आपको बता रहे हैं 84 से लेकर मुख्य सचिव तक, इसको याद रखिए, 84 से लेकर मुख्य सचिव तक बिहार में सरकारी नौकरी के जितने लोग हैं उसकी संख्या जोड़िएगा तो उनकी संख्या होती है 23 लाख।
मतलब 1.97%, 2% से कम लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी आज 75-78 साल में पाए हैं। 98% आदमी को न सरकारी नौकरी है न आगे हो सकती है। तो जो भी आपको बता रहा है कि सरकारी नौकरी देके पलायन रोक देंगे, उससे बड़ा मूर्ख या उससे बड़ा ठग कोई भी नहीं हो ही नहीं सकता। दुनिया में जितने भी देश हैं जहाँ पर लोगों के पास रोजगार है, जहाँ लोगों के पास पैसा है, आमदनी है, तरक्की है, खुशहाली है, आप दुनिया के सबसे बड़े देशों को देखिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जहाँ भी चलिए वहाँ पर लोग रेलवे का एग्जाम देकर पैसा नहीं कमाए हैं। वहाँ पर नौकरी की मारामारी करके लोगों ने अपना जीवन नहीं सुधारा है। वहाँ सुधार का जो मंत्र है वो है शिक्षा, और शिक्षा के बाद रोजगार के लिए सुलभ पूंजी। पूंजी की उपलब्धता सबसे बड़ी जो हथियार, सबसे बड़ा जो हथियार है। आपके पास अगर पूंजी होगा तभी पलायन रुकेगा। जन स्वराज का मंत्र है, मेरे साथ दुनिया के कम से कम 10 से बड़े इकोनॉमिस्ट, बिहार के लोग उसमें इंक्लूडेड हैं, जो काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो मॉडल बनाया है कि बिहार में अगर श्रम का पलायन रोकना है, मजदूरों का पलायन रोकना है, तो उसके लिए पूंजी और बुद्धि का पलायन रोकना होगा। आपको जो मजदूर जाता है ट्रेन में बैठ के, वो पलायन दिखता है, लेकिन पूंजी का पलायन नहीं दिखता है, बुद्धि का पलायन नहीं दिखता है। मैं आपको पूंजी के पलायन पर 2 मिनट आपका समय लूंगा। इसकी चर्चा बिहार में कोई नहीं करता है। पूंजी समाज में आता कहाँ से है? यहाँ धंधा उंधा करने वाले लोग भी बैठे हुए हैं, धंधा बिजनेस करने वाले लोग। पूंजी आता कहाँ से है? पूंजी आने का 2 ही तरीका है। एक, जो पैसा आप कमा कर बचाते हैं, जो अर्जित करते हैं, खर्च के बाद जो बचता है वो आपका हुआ मूलधन। और पूंजी का दूसरा स्रोत है बैंकों से मिलने वाला कर्ज, लोन। तो ज्यादातर लोग कुछ हिस्सा अपना पैसा, अपना बचत का लगाते हैं और 2/3 या 60%, 70% पैसा लोन से लेते हैं, बिजनेस धंधा करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए। आप लोग यहाँ आए हैं गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो बिना फिनांस के गाड़ी और मोटरसाइकिल खरीदा होगा। पूंजी की इतनी ताकत है, और बिहार में पूंजी है ही नहीं। पूंजी क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति आय है 32,000 रुपया। याद रखिए, नेता लोग जितना भी दावा कर ले, देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000, बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 32,000। और उसमें भी अगर पटना और बेगूसराय 2 को जिला हटा दीजिएगा तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 24,000 रुपया। 100 में 80 आदमी बिहार में आज की तारीख में भी 100 रुपया नहीं कमाता है। यहाँ बैठा हुआ बहुत आदमी तुरंत कहेगा कि मजदूरी 300 रुपया है तो 100 रुपया कैसे नहीं कमा रहा है? वो इसलिए कि घर में अगर बाल बच्चा लेकर 5 आदमी है, मजदूरी 1 आदमी करता है, अगर वो 300 रुपया भी कमाता है तो हर व्यक्ति पर 60 रुपया हुआ। और वो भी उसको 30 दिन मजदूरी नहीं है, 15 दिन मजदूरी मिली तो हर व्यक्ति पर 30 रुपया हुआ। तो ये आंकड़ा याद रखिए, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया नहीं कमा रहा है, तो खाने पीने के बाद उसके पास पैसा बचना ही नहीं है। और दूसरा पूंजी का स्रोत है बैंक। बैंक क्या कर रहे हैं? आप और हम कह रहे हैं बाहर से उद्योग आएगा, हम बता रहे हैं बैंकों से पूंजी का पलायन कैसे हो रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आंकड़ा जारी करता है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं जाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट को देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आंकड़ा जारी करता है जो बताता है, एक अनुपात है CD रेशियो, मतलब कितना पैसा आपने बैंक में जमा किया और बैंकों ने उसके बदले में कितना पैसा ऋण व्यक्ति और समाज को दिया। और ये बैंकों की मनमानी नहीं है, एक वैधानिक जिम्मेवारी है, बैंकिंग का मॉडल है कि 100 रुपया अगर आप और हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो बैंकों को निश्चित तौर पर कम से कम 70 रुपया समाज को वापस देना है ऋण के तौर पर, ताकि लोग बिजनेस व्यापार कर सकें, अपना घर बना सकें, गाड़ी खरीद सकें, जो काम करना चाहे वो कर सकें। बिहार में इसकी स्थिति क्या है? पूरे देश में CD रेशियो है अभी करीब 74%। मतलब अगर 100 रुपया पूरे देश के लोगों ने बैंकों में जमा किया तो बैंकों ने 74 रुपया वापस किया समाज को। बिहार में 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक CD रेशियो है 40%।
लालू जी के जमाने में ये घट के हो गया था 18%। मतलब 100 रुपया जो हम लोग जमा कर रहे हैं बैंक में, तो 18 रुपया ही बैंक वाला ऋण के तौर पर वापस दे रहा है। इसका असर क्या हुआ? पिछले फाइनेंशियल ईयर में, पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने, बाहर के उद्योगपतियों ने नहीं, बिहार की गरीब जनता ने यहाँ के बैंकों में जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया। 4,61,000 करोड़ रुपया बिहार के बैंकों में जमा हुआ। सीडी रेशियो अगर 70 होता तो बिहार के लोगों को 2,80,000 करोड़ रुपया लोन के तौर पर मिलना चाहिए था। मिला कितना? 1,61,000 करोड़। बाकी का पैसा कहाँ गया? बाकी का पैसा बैंकों ने यहाँ से उन राज्यों में ट्रांसफर कर दिया जहाँ उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहाँ रोजगार है, जहाँ तरक्की है। गुजरात में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सीडी रेशियो 90 या उससे ज़्यादा है। वहाँ के लोग अगर 100 रुपया जमा कर रहे हैं तो बैंक वाला 105 रुपया लोन दे रहा है, और बिहार की गरीब जनता 100 रुपया जमा करती है तो हमको आपको 35 रुपया 40 रुपया मिलता है। इसका नतीजा क्या हुआ? 1990 से लेकर पिछले फाइनेंशियल ईयर तक बिहार के बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया, इसको ध्यान रखिए, कोई नेता कोई पत्रकार ये बात नहीं करेगा, 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों की जमा पूंजी बैंकों ने यहाँ से ट्रांसफर कर दिया दूसरे राज्यों में। और आप सोच रहे हैं कि कोई 2,000 करोड़ रुपया लाकर चीनी मिल बना दे। अरे अपना घर लूट गया। 26 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने बिहार के लोगों का दूसरे राज्य में दे दिया, और आप और हम सोच रहे हैं कि 2,000 करोड़ रुपया कोई बाहर से लेकर आएगा। अब आप कहिएगा भैया सरकार में कोई इसका बात क्यों नहीं कर रहा है? बिल्कुल इसका बात होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीडी रेशियो को देखने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी है, जिसको हर महीने बैठना है, जिसको ये सुनिश्चित करना है कि बैंक ये पैसा लोगों को दे। लेकिन जैसे डॉक्टर इंजीनियर मुख्यमंत्री का बात नहीं सुन रहा है, जैसे पुलिस और शिक्षक बात नहीं सुन रहे हैं, जैसे सीओ बीडीओ बात नहीं सुन रहा है, वैसे बिहार में बैंक वाले भी मुख्यमंत्री का, सरकार का बात नहीं सुन रहे हैं। इसीलिए ये दुर्दशा है। तो जन सुराज का जो प्रयास है कि अगर 70% भी सीडी रेशियो बिहार में कर दिया जाए तो हर साल करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया एडिशनल यहाँ इन्वेस्ट होने लगेगा। आप बड़ा घर बना सकेंगे, ज़्यादा बड़ी गाड़ी खरीद सकेंगे, ज़्यादा लोग मोटरसाइकिल खरीद पाएगा, ज़्यादा लोग रोजी रोजगार कर पाएगा। जब लोग रोजी रोजगार करेंगे तो स्वाभाविक है यहाँ पर और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उससे यहाँ से पलायन रुकेगा। और अगर पूंजी का पलायन रुका तो उससे बुद्धि का भी पलायन रुकेगा। जो पढ़ लिख कर लोग बाहर जा रहे हैं वो लोग यहाँ वापस आएंगे, और जब बुद्धि और पूंजी दोनों का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। जो फाइनेंशियल मॉडलिंग की गई है, जो फाइनेंशियल मॉडलिंग की गई है, आपने रघुराम राजन का नाम सुना होगा। आरबीआई के गवर्नर हैं, थे यहाँ पर, तमिलनाडु के हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। लेकिन आपको प्राची मिश्रा का नाम नहीं मालूम होगा। यही पटना की लड़की है। जितने बड़े इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन हैं उतने ही बड़ी इकोनॉमिस्ट प्राची मिश्रा भी हैं। और ऐसे लोग बिहार के हैं जो काम कर रहे हैं, और जो यहाँ की मॉडलिंग बता रही है कि अगर 6 महीना में सीडी रेशियो को सुधार दिया जाए तो डिस्ट्रेस माइग्रेशन को इमीडिएटली रोका जा सकता है। तो ये जन सुराज का मंत्र है कि पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि का पलायन रोका जाए, और दोनों के पलायन को रोक के श्रम का पलायन रोका जाए। आपने कहा शिक्षा की बात, शिक्षा कैसे सुधरेगा? तो पहले आप समझिए कि शिक्षा की बदहाली है क्यों। जिससे पूछेंगे तो कहेगा कि भैया अब शिक्षा इसलिए बदहाल है कि स्कूल में खिचड़ी बट रहा है। कुछ लोग बताते हैं कि शिक्षकों की क्वालिटी बहुत खराब है, नियोजित शिक्षक सबको तो कुछ आइए नहीं रहा है पढ़ाने, इसीलिए शिक्षा बर्बाद हो गया। ये दोनों पूरा सत्य नहीं है। अगर सिर्फ खिचड़ी बांटने से बिहार की व्यवस्था खराब हो जाती तो आप जानकारी के लिए समझ लीजिए कि खिचड़ी सिर्फ 6वें क्लास तक के स्कूल में ही बांटा जा रहा है। तो 6वें क्लास से ऊपर के विद्यालय में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? वहाँ तो खिचड़ी नहीं बट रहा है। और अगर आपको लगता है कि ना भैया नियोजित शिक्षकों के खराबी से पढ़ाई की व्यवस्था खराब हो गई, तो आप हमको बता दीजिए कि पटना साइंस कॉलेज में क्यों पढ़ाई नहीं हो रही है।
पटना कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है, लंगट सिंह कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है, आपके भागलपुर के कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है? वहाँ तो नियोजित शिक्षक नहीं है। तो अगर आपको समझना है कि शिक्षा की स्थिति कैसे सुधरेगी, तो पहले आपको समझना है कि शिक्षा की स्थिति इतनी खराब है क्यों। वो इसलिए है कि पिछले 30 वर्ष में ये समता मूलक शिक्षा नीति के नाम पर पूरे बिहार में हर गांव शहर में सरकार ने आपके संसाधनों का उपयोग करके विद्यालयों के नाम पर भवन बना दिए। हुआ ये कि जहां भवन बना वहां पढ़ाने की व्यवस्था नहीं, जहां पढ़ाने की व्यवस्था और भवन दोनों है वहां शिक्षक नहीं है, जहां तीनों है वहां बच्चे नहीं हैं, और जहां सब है वहां पढ़ाइए नहीं है। तो ये जो स्थिति क्यों बनी है, इसलिए कि समाज और सरकार, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, सरकार और समाज दोनों की नज़र में शिक्षा की आज कोई प्राथमिकता नहीं है। आप मेरे साथ किसी भी गांव में चलिए, अगर उसको स्कूल से बच्चे को साइकिल का पैसा नहीं मिलेगा, पोशाक का पैसा नहीं मिलेगा, लोग हेडमास्टर का घेराव करेंगे कि मास्टर साहब हमारे बच्चा को साइकिल का पैसा नहीं आया। लेकिन उसी विद्यालय में पूरे साल अगर गणित का विद्यालय क्लासे नहीं लगा तो भी कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ बहुत सारे युवा साथी बैठे हुए हैं, आप चलिए यहाँ भागलपुर में जो सबसे प्रसिद्ध कॉलेज है वहाँ पर उतने भी क्लासरूम नहीं है जितना बच्चों का एडमिशन है, कैसे पढ़ाई होगा। तो समाज और सरकार दोनों के लिए शिक्षण संस्थाएं जो हैं वो सरकारी लाभ बांटने और पाने का जरिया बन गई है, इसीलिए ये दुर्दशा है। अब जन सुराज इसको कैसे सुधारेगा? हम लोग के पास कोई मैजिक बुलेट नहीं है, एक दिन में नहीं सुधरेगा, लेकिन जो बिहार की स्थिति है इसमें शिक्षा व्यवस्था सुधारने का एक पहलू आपको बताएंगे। प्राइमरी एजुकेशन को बिहार में कैसे सुधारा जाए, इसका जो मॉडल बनाया गया है, पूरे बिहार में हर साल 50,000 करोड़ रुपया शिक्षा के नाम पर खर्च होता है। याद रखिए, इसी गरीब बिहार में शिक्षा का बजट है 50,000 करोड़ रुपया। तो जो जितने विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि अगर इसमें से 1/3 बजट 15,000 करोड़ रुपया अलग से निकाल लिया जाए, तो आपने नाम सुना होगा, एक विद्यालय होता था नेतरहाट। एक नेतरहाट से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं। नेतरहाट प्राइवेट स्कूल नहीं था, उसको बिहार की सरकार चलाती थी, यहीं के शिक्षक उसका संचालन करते थे। एक विद्यालय से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं। अगर नेतरहाट जैसा विद्यालय हर प्रखंड में बिहार में बनाना हो तो करीब करीब 15 से 20,000 करोड़ रुपया हर साल का खर्च आएगा। तो जो हम लोग की सोच है, जन सुराज की सोच है कि किसी भी प्रखंड को अगर ठीक से मैप कर दिया जाए और 5 जगह चुन लिए जाएं जहां पर नेतरहाट जैसे विद्यालय बनाने हो, तो कोई भी बच्चा उस ब्लॉक का ऐसा नहीं होगा जिसको 20 मिनट से ज़्यादा लगेगा उस विद्यालय में पहुंचने में। जैसे आप शहरों में देखते हैं, आपके घर के बगल में विद्यालय हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि विद्यालय यहाँ से आधे घंटे दूर है, स्कूल बस से आपका बच्चा जाता है, वहाँ पढ़ता है। तो जन सुराज का मॉडल ये है कि हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय प्रखंड के स्तर पर 5 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाए जाए और बाकी लोगों को बस की सुविधा दी जाए ताकि लोग अपने बच्चों को लेकर स्कूल तक पहुंच सके। एक शब्द में अगर ये बताएं, स्कूल को हर गांव बच्चे तक पहुंचाने के बजाय बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने की व्यवस्था पूरे दुनिया में यही व्यवस्था है। और अगर हम लोग 15,000 अगर अलग से संसाधन न भी हो, अभी जो व्यवस्था है इसमें 15,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च करेंगे तो आने वाले 5 वर्ष में हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के जैसा विद्यालय बनाकर दिया जा सकता है। तो ये जन सुराज का मॉडल है कि अगर हम लोग को अवसर मिला, जन सुराज को अवसर मिला, तो हर साल प्रखंड के स्तर पर एक नेतरहाट के स्तर का विद्यालय जरूर बनाया जाएगा ताकि आने वाले 10 वर्ष में जो 10 टॉप 10 राज्य में शामिल करने का विजन है, आने वाले 10 वर्ष में हर प्रखंड में कम से कम 10 विश्व स्तरीय विद्यालय जरूर हों। और ये जो सारी योजना है जन सुराज में, ये सारी योजना सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं, खेती को
खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती कैसे बनाया जाएगा, यहाँ उद्योग कैसे लगेंगे, रोजगार कैसे आएगा, शहरों का विकास कैसे होगा। ये 10 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर जन सुराज आने वाले 10 साल का विस्तृत अपना विजन और कार्यक्रम जारी करेगा, चुनाव से कम 6 महीना पहले, ताकि आप जैसे लोग उसको पढ़ें, देखें, समझें, ठीक लगे तो अपनाइए। ये नहीं कहेंगे कि हम यहाँ आप इतने लोगों को रोजगार देंगे, ये भी बताएंगे कि वो रोजगार कैसे देंगे। बिहार के 8,500 पंचायतों की योजना हम बनाकर जारी कर रहे हैं, याद रखिए। 8,500 पंचायतों का अलग अलग पंचायत का योजना बनाकर जारी कर रहे हैं। उस योजना में आपको दिखेगा कि आपके गांव पंचायत में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कैसे होगी, आपके गांव पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, और आपके पंचायत में खेती करने वाले लोगों की आमदनी को कैसे बढ़ाया जाएगा। ये 3 बात आपको उस योजना में दिखेगी। मेरा आपसे आग्रह होगा कि उसको पढ़िए, देखिए, ठीक लगे तो अच्छा लगे तो अपनाइए, न ठीक लगे तो न अपनाइए। तो शिक्षा और पलायन, ये जो 2 बात है, जो 3 बातें हम लोग बता रहे हैं, जन सुराज को अगर बिहार में आमूल चूल परिवर्तन करना है तो ये सुनिश्चित करना होगा कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे अच्छी पढ़ाई और शिक्षा के अभाव में सरकार और व्यवस्था पर बोझ न बने। इसके लिए सबसे पहला इन्वेस्टमेंट, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्राइमरी एजुकेशन पर करना है। हम लोग यहीं सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन अगर हम पढ़ लिख कर काबिल हो गए तो हमको यहाँ के चावल से मतलब नहीं है कि सरकार हमको चावल देती है कि नहीं, हमको इंदिरा आवास की ज़रूरत नहीं है। बिहार में हुआ ये है कि इतने लोग सरकार और व्यवस्था पर बोझ बने हुए हैं कि पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। तो जो पहला सूत्र है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को व्यवस्था पर बोझ न बनने दिया जाए, इसके लिए उनके पढ़ाई की व्यवस्था की जाए। 15 साल से 50 साल के उम्र के जो युवा हैं, अब वो वापस जाकर स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए उनको पूंजी उपलब्ध कराया जाए ताकि वो स्वरोजगार कर सके, अपने लिए रोजी रोजगार का जुगाड़ कर सके। और 55 साल 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग लोगों के लिए अब ना वो पढ़ सकते हैं ना रोजगार कर सकते हैं, तो उनको अपनी ज़िंदगी सुधारने के लिए, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, आज यहाँ बुजुर्गों को इस महंगाई के ज़माना में 400 रुपया पेंशन मिलता है। याद समझ लीजिए, 400 रुपया। एक अच्छे होटल में आप चाय पीते हैं तो 400 रुपया लग जाता है। अंदाज़ा लगाइए कि लोग अपना जीवन कैसे चला रहे हैं। 400 रुपया में उसको रहना, खाना, कपड़ा सब कुछ है। तो इसलिए जन सुराज का ये संकल्प है कि जब ये व्यवस्था बने तो जो 60 साल से ऊपर उम्र के लोग हैं उनके लिए कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन की व्यवस्था जरूर की जाए। अब आप में से किसी का सवाल हो सकता है इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो अगर 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हर व्यक्ति को 2000 रुपया महीना देना हो तो बिहार सरकार पर पूरा आर्थिक बोझ करीब करीब 10,000 करोड़ का होगा। बिहार सरकार का इस साल का बजट है 2,46,000 करोड़। 2,46,000 करोड़ में से हम लोग को लगता है कि 10,000 करोड़ रुपया, जो कि 5% से भी कम है, वो यहाँ के बूढ़े बुजुर्गों के सम्मानजनक जिंदगी के लिए जरूर निकाला जाना चाहिए। तो ये हम लोग की सोच है पढ़ाई को लेकर, पलायन को लेकर और बुजुर्गों को सम्मानजनक जिंदगी देने को लेकर। आपको मैंने जाति की बात बताई, आपको मैंने ये बताया कि बिना पैसे के भी काम चल सकता है, लेकिन ये सब तब होगा जब आप जगिएगा। और आप वो लोग हैं जो जीवन भर सवाल ही करेंगे, बुरा नहीं मानिएगा। हम आपका ज़्यादा बहुत वैल्यू नहीं करते हैं। ये शहरों में जो बौद्धिक लोग हैं, सो कॉल्ड प्रबुद्ध लोग, ये रात भर भी बैठ के सवाल करेंगे और हम दावे से कह रहे हैं इसमें आधा से आदमी वोट देने भी नहीं जाएगा, आधा से ज़्यादा आदमी वोट देने भी नहीं जाता है। हमारी बात पर मत जाइए। चुनाव में शहरों के वोटिंग का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। बिहार का कोई शहर नहीं है, कोई शहर नहीं है जहां 40% भी मतदान हुआ हो। उसमें गरीब, अमीर, बुद्धिजीवी सब शामिल हैं। तो भैया ये सुधरेगा तब जब आप सुधरने का प्रयास कीजिएगा, आप भागीदार बनिएगा। किनारे बैठ के टीका टिप्पणी करना सबसे आसान है। हमारे बाबूजी सिखाते थे
कि जो कुछ नहीं करता है वो आलोचक बन जाता है, कुछ नहीं करता है वो क्रिटिसिज्म करता है। क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान है। ये प्रशांत किशोर गलत है, लालू यादव खराब है, नीतीश बेकार है। अरे भाई सब बेकार है तो आपको इसको सुधारने के लिए किसने रोका था? आप पर कोई संवैधानिक वर्जित संविधान ने आपको नहीं किया है कि आप राजनीति में नहीं आ सकते हैं। आप आइए राजनीति में। आप में से कुछ लोगों का ये कहना हो सकता है कि भैया हमको तो राजनीति का समझ नहीं है, कैसे राजनीति में आएंगे? तो इसीलिए ये व्यवस्था बना रहे हैं। हमारी भूमिका बस इतनी है कि आप में से जो लोग चाहते हैं, समझते हैं कि हम राजनीति में आकर कुछ कर सकते हैं, अगर आपको अकेले हिम्मत नहीं पड़ रहा था, कभी आपने सोचा था कि हम भी जाते, हम भी जीत कर आते, हम कुछ सुधार करते, घरे जाकर बोले, पत्नी ने बच्चों ने घेर लिया, अरे पगला गए हो क्या, पॉलिटिक्स में जाओगे तो सब बर्बाद हो जाएगा, बाल बच्चा कैसे खाएगा, जीना हराम हो जाएगा। आप भी डर के सहम के बैठ गए, अरे भाई छोड़ो यार पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। तो हमारी भूमिका इतनी ही है, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर लोगों का दरवाजा खटखटा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको राजनीति की समझ नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास चुनाव लड़ने की कला समझ नहीं है तो कोई बात नहीं है। वो परेशानी, वो पैसे की चिंता, चुनाव लड़ने की व्यवस्था अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन विकल्प नहीं होने का रोना बंद कीजिए। अगर विकल्प बनाना है तो खड़ा होना पड़ेगा, और अगर नहीं होइएगा तो आपके बच्चों के लिए, उसके बदहाली के लिए जिम्मेवार आप ही होइएगा। अब कुछ लोग कह रहा भैया इतना पैसा कहाँ से आएगा? भैया हम लोग के शास्त्र में, धर्म में बताया गया है, जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी का वास होना ही होना है। तो पैसा ठेकेदारी से नहीं आता है। यहाँ लोग ठेकेदार हैं, बुरा नहीं मानिएगा अगर कोई होगा तो। हम ठेकेदारी नहीं करते हैं, शराब का धंधा नहीं करते हैं, बालू का माफिया का काम नहीं करते हैं, किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लेते हैं। पैसा सरस्वती से, दिमाग से लाते हैं। जिन लोगों को भी हमने 10 बरस में मदद किया है, जो देश में आज बड़े बड़े पद पर बैठे हैं, राज्यों के नेता हैं, राज्य चला रहे हैं, वो लोग या उनको पैसा देने वाले बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने हमारा काम देखा है, उनके सामने हाथ फैला रहे हैं कि भाई हम अपने राज्य में अपने लोगों की मदद करने के लिए अभियान चला रहे हैं, कुछ मदद करो। और लोग मदद कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि अगर प्रशांत किशोर ये प्रयास कर रहा है तो इससे कुछ निकल सकता है। दूसरा जब दल बनेगा, कितना दूसरे से हम लोग मांगेंगे? तो आपको सरस्वती का क्या तरीका है ये भी बताते हैं। जब ये दल बनेगा तो मेरा संकल्प है कि बिहार के 2 करोड़ लोगों से, याद रखिए, बिहार के 2 करोड़ लोगों से 100-100 रुपया चंदा लेंगे। ये व्यवस्था बना रहे हैं कि आप अपने मोबाइल से घर बैठे हुए 100 रुपया जन सुराज को दे पाएंगे। अगर 2 करोड़ लोग 100-100 रुपया भी दे दिए तो 200 करोड़ रुपया हो गया, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। और आप हमको बताइए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बिहार में 13 करोड़ की आबादी है, यहाँ 2 करोड़ ऐसा आदमी है कि नहीं जो 100 रुपया आराम से दे दे और उसको कष्ट न हो? यहाँ बैठा हुआ आदमी 100 रुपया देने की ताकत आपको है कि नहीं है? तो अगर बिहार में व्यवस्था बदलना है तो कम से कम 100 रुपया निकालिए। अभी निकाल के हमको मत दीजिएगा, 100 रुपया निकालिए और जन सुराज की इस नई व्यवस्था में अपना योगदान दीजिए। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, प्रयास करने से होगा। एक अंतिम बात, और फिर अगर आपका कोई सवाल होगा फिर से लेंगे। लोग कहते हैं आप पर भरोसा क्यों करें, पहले भी तो ठगा गया है। किसी ने कहा कि पहले भी बड़ा आंदोलन हुआ है, पत्रकार महोदय ने शायद पूछा था। मेरे भाई, ये जन सुराज आंदोलन नहीं है, हमारा आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। 2 बरस में आपने कहीं नहीं देखा होगा कि जन सुराज ने चक्का जाम किया है, बिहार बंद किया है, धरना प्रदर्शन किया है। हम किसी का घेराव नहीं करते हैं, किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, हम बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत लोग कहता है भैया आंदोलन कीजिएगा तब इससे आग लगेगा। हम आपको बता रहे हैं क्यों नहीं करते हैं। अगर मानव सभ्यता के इतिहास को आप पढ़ेंगे, बिहार में नहीं, देश में नहीं, पूरे दुनिया के मानव सभ्यता के इतिहास को पढ़ेंगे
तो आपको पता चलेगा कि आंदोलनों से फ्रांस की क्रांति को अगर अपवाद के तौर पर हटा दीजिए तो दुनिया में मानव सभ्यता के इतिहास में किसी आंदोलन से नए समाज का सृजन नहीं हुआ है। आंदोलन जो है वो तेज हथियार है जिससे आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, सल्तनत को उलट सकते हैं, लेकिन उससे नए समाज का सृजन नहीं हो सकता है। आप यहाँ देख लीजिए, जेपी का आंदोलन हुआ, लोग कहता है जेपी के आंदोलन से बिहार नहीं सुधरा है, जनसुराज से कैसे सुधरेगा। तो मेरे भाई, जेपी का आंदोलन बिहार सुधारने के लिए नहीं था। जेपी का आंदोलन उस समय की सत्ता में बैठी इंदिरा गांधी को हटाने के लिए था। तो आंदोलन की आंच थी, इंदिरा जी को हटा दिया गया, लेकिन उस आंदोलन से बिहार का नवनिर्माण नहीं हुआ। तो जनसुराज आंदोलन नहीं है, वो धीमी आंच पर पकने वाला अभियान है, जहां गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को बताया जा रहा है कि अगर आपको अपनी जिंदगी सुधारनी है, अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं, तो एक बार बातचीत से ऊपर उठकर अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देना होगा, तभी सुधार होगा। न तो एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, कोई इसको नहीं सुधार सकता है। जब तक बिहार के लोग नहीं सुधरेंगे, आप नहीं सुधरेंगे, तब तक कोई इसको नहीं सुधार सकता है। इसको आप लिख कर ले लीजिए। लालू आए, मोदी आए, नीतीश आए कि प्रशांत किशोर आ जाए, जब आप सुधरिएगा तब सुधार होगा। न तो 5 बरस बैठ के चर्चा कीजिएगा, आप वोट के दिन हिंदू मुस्लिम के नाम पर जाकर वोट दबा दीजिएगा। वोट के दिन आपको अपनी जाति दिखेगी, वोट के दिन आपको अयोध्या में मंदिर दिखेगा, वोट के दिन आपको लालू के डर से भाजपा दिखेगी और भाजपा के डर से लालू दिखेंगे। तो इससे कोई सुधार होने वाला नहीं है। मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं, ये प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है, उसको अदा करने आए हैं। ये सोच कर आए हैं कि अगर हमारे जैसे किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ी, अगर हमारे जैसे किसी आदमी का हिम्मत नहीं पड़ेगा, तो बिहार में ये प्रयास करने का हिम्मत किसका पड़ेगा। और आप ये लिख कर रखिए कि जब यहाँ आए हैं तो हम उनमें से नहीं हैं जो बिना सोचे समझे लड़ाई ठान दे। अगर आए हैं तो ये सोच समझ कर आए हैं कि इसको जीतने के लिए, बदलने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कितनी व्यवस्था लगानी पड़ेगी, कितना संसाधन जुटाना पड़ेगा। और एकदम निश्चित जानिए, संकल्पित है, 2 बरस लगे कि 10 बरस, बिहार को सुधारे बगैर मानेंगे नहीं। आप अपना तय कर लीजिए, आपको जुड़ना है जुड़िए, नहीं जुड़ना है तो बैठ के बगल से तमाशा देखिए। आपके सामने बिहार को बदल कर दिखाएंगे, ये संकल्प लेकर आए हैं। आप सब आए, आपने अपनी बात रखी, अपना सवाल रखा। अगर आपके और कोई सवाल है तो वो भी कर लीजिए, और नहीं अगर छोड़ दीजिए। काहे दौड़े आ रहे हैं, देर है वहीं माइक पे। सर आप लोग शांति बनाए रखेंगे। पहले बोले कि प्रशांत जी को बोलने दीजिए, प्रशांत जी को बोलने दीजिए। आपको कहा मैंने, आप सवाल पूछिए, हमको कोई घबराहट नहीं है। हमारा दशा देख रहे हैं ना, घर द्वार छोड़ दिए हैं 2 बरस से, दाढ़ी बाल सब हमारा देख लीजिए, कुर्ता से गंध निकल रहा है। हम यहाँ 4 घंटा भी बैठेंगे। आप देख लीजिए कि आप कितना देर सवाल जवाब कर सकते हैं। आप कीजिए, हम यहाँ बैठे हैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए। मारा मारी मत कीजिए, बोलने दीजिए, इत्मीनान से एक एक करके सवाल पूछ लीजिए। एक सेकंड मैं दे रहा हूँ। आप क्या नाम है आपका? मुरारी सर। मुरारी सर एक सवाल ले रहे हैं, इधर से रुकिएगा। सर मैं पहले तो प्रथम रूप से प्रशांत किशोर जी को चरणों में अपना नमन वंदन करता हूँ कि बंदो प्रथम महिसुर चरणा और मोह जनित संशय सभरना, क्योंकि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी तो इसी बात से स्टार्ट उन्होंने करा कि पहले मैं आपके चरणों में प्रणाम वंदन करके मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ। प्रश्न ये है कि होती बात ये है कि राजनीति में आने की राजनीति कुछ और हो जाती है और उसके बाद सत्ता में बने रहने की राजनीति कुछ और हो जाती है। इसी वजह से परिवर्तन मुझको लगता है सशंकित होता है, क्योंकि लोग जब राजनीति में आते हैं तो अच्छी बात करते हैं राजनीति में आने से पहले, लेकिन जैसे सत्ता नशीन हो जाते हैं, सत्ता पे वो काबिज हो जाते हैं, तो फिर सत्ता में बने रहने की राजनीति, जोर तोड़ की राजनीति में बैठ जाते हैं। और इसीलिए जो प्रमुख मांग को लेकर के, जो वो गरीब मांगों को लेकर
के जनता के बीच वो आए उसे वो विमुख हो जाते हैं और अपनी सत्ता ये के प्रकार बचा के रखने की ही युक्ति में लगे रहते हैं। मैं मान्यवर से चाहूंगा बड़े अदब से, बड़ी विनम्रता से हमारे इस संशय को कृपया दूर करने का प्रयास करें। धन्यवाद। देखिए, अगर मान लीजिए कि हम ये सवाल जो है कि भैया आप पर कितना भरोसा करें, हम लोग को आप ठगिएगा तो नहीं, ये मूर्खों का सवाल है, बुरा नहीं मानिएगा। अगर हमको आपका गला काटना है तो हम कहेंगे कि हम गला काटेंगे, चाहे आप एक बार पूछिए कि 10 बार पूछिए, हिंदी में पूछिए कि अंग्रेजी में पूछिए। ये तो सवाल का कोई मतलब ही नहीं है कि भैया आप धोखा तो नहीं कीजिएगा। मेरे भाई, इसका सीधा उत्तर ये है कि आपके पास एक साइड विकल्प है उन लोगों का, उन दलों का जो निश्चित तौर पर आपको जिन्होंने ठगा है, और दूसरे साइड विकल्प है आपको नया जो आपको ठग भी सकता है, बना भी सकता है। तो आप तय कर लीजिए, जहां 100% एक्सपायरी दवा है और एक नया दवा है जो काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, किसको चुनना है आप तय कर लीजिए भैया। अगर आपको एक्सपायरी दवा पसंद है तो एक्सपायरी दवा खाते रहिए, अन्ना अगर नया में ट्रायल रिस्क लेना है तो 5 बरस के लिए नए में रिस्क ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत सर, अपने सूझबूझ से आज जो मुंगेर की जनता बैठ जाए। एक सेकंड, आप एक से आप जाने बिल्कुल सवाल का, देखिए सारे सवालों का जवाब सर ने अपनी बातों से रखी है। थोड़ा समझने की कोशिश है, मुंगेर के लोग बहुत समझदार हैं, लंबी यात्रा रही है उनकी और अभी बहुत वक्त उनको बिताना है मुंगेर में। अरे भाई, मुंगेर में आएंगे, 1 महीना रहेंगे, आप में से एक आदमी भी एक दिन भी चलेगा नहीं हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, इतना सवाल पूछने के लिए आतुर हुए जा रहे हैं। जब जागो तभी सवेरा। आज जो बात सर ने रखा है, आप सबको, हम सबको समझना होगा कि तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार के न रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। सर ने अभी कहा है, सर ने अभी कहा है कि 1 महीने रहेंगे, वो याद रखिए, वो आपके घरों तक चलेंगे, आपकी हर समस्या का निदान होगा। लेकिन एक आदमी की कैपेसिटी होती है, थोड़ा सा हम सबको समझना होगा कि वो लगातार यात्रा पर है, वो भी एक हमारी तरह इंसान है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अभी हमारे बीच में निर्मल सर बहुत देर से उनकी बातें सुनकर सम्मानित करने के बैठे हैं। सर, मुंगेर का ये तोहफा है, उनको आप जरूर दें और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। जी या जो सवाल करना चाहते हैं आप ले सकते हैं, उनको सेंसर मत कीजिए। बिल्कुल लीजिए सर, एक एक करके लीजिएगा, 2-3 सवाल। बोलो बोलो सर। एक सवाल इन्होंने किया था, मेरे से छूट गया, खास महल की बात। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे अधिवक्ता लोग भी हैं। इस पूरे अभियान में हम लोग ये कह रहे हैं कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है बड़े राज्यों में जहाँ भूमि सुधार को लेकर पिछले 75 साल में कोई प्रयास नहीं किया गया है। तो जन सुराज, और इसका नतीजा ये हुआ है कि बिहार में आप खास महल की जमीन की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ, बिहार में करीब करीब 1/3 जमीन का मालिकाना हक आज डिस्प्यूटेड है, उसकी प्रोडक्टिविटी अफेक्टेड है, उसका मालिक कौन है पता नहीं है। या तो सरकार आप में लड़ाई चल रही है, या आपके बंधुओं, भाई बंधुओं से लड़ाई चल रही है, या सरकार के 2 डिपार्टमेंट आपस में लड़ रहे हैं। जमीन का पट्टा दे दिया, उसको मालिकाना हक नहीं मिला, जिसको हक मिल गया उसको पट्टा कागज नहीं मिला। तो बिहार में अंग्रेजों के ज़माने में जो एक बार यहाँ पर भूमि का मापन किया गया था, जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो अगर भूमि सुधार का जो पूरा कानून है उसको लागू करना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि फिर से 0 से यहाँ पर ज़मीन की भूमि का नाप और उसका मालिकाना हक फिर से तय किया जाए, स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाए जाएं, ताकि ये सारा जो खेल लगा हुआ है DCLR और CO का और रसीद कटाने का, दाखिल खारिज कराने का, इसको ख़त्म किया जाए। ये जो दाखिल खारिज में आप पैसा दे रहे हैं, ये दाखिल खारिज में पैसा आज से 10 बरस पहले इतना वाइड स्प्रेड नहीं था बिहार में, ये पिछले 10 बरस से शुरू हुआ है। पहले भी पैसा लगता था,
लेकिन इतना नहीं लगता था जितना अभी लग रहा है। ये पैसा लेना शुरू हुआ है 2017 के बाद। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उस समय के जो राजस्व मंत्री थे उन्होंने पहली बार 2005 के बाद उस समय के राजस्व मंत्री ने बोली लगाकर अंचलाधिकारियों की पोस्टिंग की है। अब आप बताइए कि जब सीओ 20 लाख 30 लाख 50 लाख रुपया देकर आएगा तो गेहूं का खेती करेगा कि आपसे पैसा वसूलेगा? तो अगर दाखिल खारिज और ज़मीन के मामलों को निपटारा करना है तो बिहार में 0 से पहले ज़मीन भूमि सुधार लागू करना होगा। और ये अफसर जो राजस्व विभाग है, जो कि सीओ, उसके साथ 3-4 कर्मचारी और 5-7 अटर्नी जो दलाल हैं उसके, इस व्यवस्था से बिहार को मुक्त कराना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो लोग ज़मीन को थोड़ा बहुत समझते हैं, रजिस्टर 2 जो होता है बिहार सरकार में केंद्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर रजिस्टर 2 का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब 2 बरस पहले डिजिटाइजेशन शुरू हुआ तो उनको पता चला कि यहाँ डिजिटाइजेशन से मतलब राज्य के स्तर पर कोई जमीन का रिकॉर्ड ही नहीं है। जो कर्मचारी और अटर्नी ने नीचे बना दिया, अगर रजिस्टर 2 पर इंक गिरा दिया तो हो गया डिस्प्यूट और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। अब DCLR और सिविल कोर्ट का आप लोग दौड़ते रहिए। बिहार में यहाँ पर कुछ वकील भी बैठे हैं, बुरा नहीं मानिएगा। किसी भी जिला में जाइए, सिविल का जो लॉयर है वो 70 साल से कम का नहीं होगा। एक बार जमीन का विवाद शुरू हुआ तो 2-3 पीढ़ी तो चलना ही चलना है। किसी भी जिला में जाइए, सिविल के लॉयर 30 साल 35 साल से कम में केस यहाँ सॉल्व नहीं होता है। इसीलिए यहाँ भूमि सुधार को फिर से लागू करने की ज़रूरत है। अब सारी बात हम यहाँ जन सुराज की तो आपको 2 घंटे में बता नहीं सकते हैं, इसीलिए कहा है कि जो इसका विजन डॉक्यूमेंट आएगा उसमें देखिएगा कि ये भूमि सुधार कैसे लागू किया जाएगा। खड़े 1 मिनट, बुजुर्ग हैं ऊपर से आए हुए। सर, हम प्रशांत बाबू से सबमिशन करेंगे, निवेदन करेंगे। मेरा नाम विष्णुदेव पंडित हुआ, अधिवक्ता है, चंडी स्थान मुंगेर से मैं आता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर के उसमें एवेंट में सुधार कैसे होगा? लॉ एंड ऑर्डर में सुधार कैसे होगा, अगर ये समझना है तो पहले ये समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर खराब क्यों है। एक सज्जन ने किसी भी रोग का इलाज करना है तो पहले डायग्नोसिस करना है कि रोग है क्यों। लॉ एंड ऑर्डर यहाँ 2005 के बाद धीरे धीरे सुधर रहा था। लॉ एंड ऑर्डर खराब शुरू होना हुआ 2016-17 से। अगर आंकड़ों को ध्यान से देखिएगा तो 16-17 से यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़नी फिर से शुरू हुई है। क्यों? उसका एक और एकमात्र कारण है शराबबंदी। शराबबंदी लागू होने से पुलिस प्रशासन की जितनी व्यवस्था है, करीब करीब आधा से ज़्यादा समय उनका शराबबंदी को लागू करने, शराबबंदी को छिपाने, उससे कमाने, उसको बढ़ाने में लगा हुआ। ये भाई साहब आंकड़ा दे रहे थे, RTI का आंकड़ा आपका पूरा अपडेट नहीं है, हम आपको आंकड़ा बता देते हैं। शराबबंदी लागू होने के बाद कुल 6,36,000 केस हुए हैं शराबबंदी के कानून के तहत। 1,23,000 गरीब लोग आज भी अंडर ट्रायल के तौर पर जेल में हैं। तो ये पुलिस व्यवस्था पर, प्रशासन पर, न्यायिक व्यवस्था पर इतना बड़ा बोझ है कि बाकी सब चीज़ खराब हो गया है। अब पुलिस को मतलब ही नहीं है कि रूटीन लॉ एंड ऑर्डर का काम करे, दिन रात वो शराब वाले काम में ही लगा हुआ है। और ये हमारा वक्तव्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह के बिना सोचे समझे बनाए हुए कानून की वजह से पूरी न्यायिक व्यवस्था चरमरा रही है। आप बताइए, कोर्ट में पहले से भीड़ लगा हुआ था, 2-2, 4-4 बरस पर नंबर आ रहा था, उसमें 6.5 लाख केस आप और जोड़ दिए, कोर्ट को बढ़ाए नहीं, जजों की संख्या बढ़ी नहीं, तो स्वाभाविक तौर पर परेशानी होगी। लॉ एंड ऑर्डर इसलिए खराब है कि एक तो राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार के हाथ से धीरे धीरे कंट्रोल चला गया है। जो हम यात्रा के दौरान अनुभव किए, एक ऐसी ही सभा में मैंने किसी से पूछा कि भाई ये बताओ लालू जी के राज में और नीतीश के राज में क्या फ़र्क है। यहाँ भी किसी ने सवाल पूछा था अधिकारियों के बारे में। तो एक रामनगर पश्चिम चंपारण में जगह है जहाँ एक हजाम जाति के, हजाम जो है नाई जाति के एक सज्जन मिले,
उन लोगों ने कहा भैया इनसे पूछिए, बहुत बड़े होशियार व्यक्ति हैं। तो मैंने पूछा भैया तुम बताओ लालू और नीतीश के राज में क्या फ़र्क है? तो उसने जो बताया आपको बता देते हैं। उसने कहा कि भैया लालू और नीतीश के राज में कोई फ़र्क नहीं है, जनता का हजामत दोनों में पूरा पूरा बन रहा है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में हजामत अपराधी बना रहा था और नीतीश के राज में हजामत अधिकारी बना रहा है। फर्क इतना ही है कि लालू जी के राज में अपराधी जो है वो रात में गन लगाकर लूटता था, नीतीश के राज में अधिकारी जो है वो कलम लगाकर दीने में लूट रहा है। और जैसे लालू जी के राज में अधिकारी जो है अपराधी किसी से डरता नहीं था, अपहरण कर लिया, डकैती कर लिया, पकड़ा गया तो कहता है जाओ जो करना होगा कर लेना, कुछ नहीं होगा। वही हाल आज के अधिकारियों का है, उसको डर नहीं है। आप पैसा आपसे मांग रहा है, आप कहिएगा कि जाकर मुख्यमंत्री के दरबार में कंप्लेन कर देंगे, वो आपको डंके की चोट पर कहता है जहाँ जाके कहना है कह दो, पैसा लेंगे ही लेंगे। तो ये जब व्यवस्था जब तक नहीं सुधरेगी, जब तक सही लोग चुन कर नहीं आएंगे। वो बता रहे थे कि अधिकारियों पर कंट्रोल कैसे होगा। अधिकारी पर कंट्रोल तब होगा जब सही आदमी को चुन कर भेजिएगा। प्रखंड का मालिक है प्रमुख, लेकिन प्रमुख को चाहिए 20, 30, 40% कमीशन, तो वीडियो का सेक्रेटरी बन के घूम रहा है। व्यवस्था है कि प्रमुख मालिक है जो चुना हुआ प्रतिनिधि है और वीडियो उसका सेक्रेटरी है, लेकिन प्रमुख जी को पैसा चाहिए तो उन्होंने वीडियो बन गया मालिक, प्रमुख जी बन गए उसके सेक्रेटरी। देखिए प्रमुख बैठे हुए भी हंस रहे हैं। इनकी बात खाली नहीं हो रही है कि नहीं बात। ज़्यादातर प्रमुख और मुखिया जो है वो अफसरों से पैसा कमाने के चक्कर में अफसर का झोला ढो रहा है, इसीलिए ये दुर्दशा है। तो अब अधिकारियों पर लगाम तब लगेगा जब आप सही प्रतिनिधि चुन कर भेजेंगे। अगर आप गलत प्रतिनिधि चुन कर भेजेंगे तो अधिकारी उसको 2 दिन में माप लेता है कि नेताजी को आता कितना है। उसको मालूम है कि नेताजी को कुछ नहीं चाहिए, 20% कमीशन चाहिए, तो 20% आपको कमीशन दिया और फिर अपनी मनमानी कर रहा है। तो अधिकारियों पर लगाम लोकतंत्र में लगाने का जो अधिकार है वो जनता के पास है। आप सही प्रतिनिधि चुनिए तो अधिकारी पर लगाम अपने आप लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुंगेर पुत्र होने के नाते गुजारिश है कि हमारे साथ हमारी जन स्वराज अभियान में बहुत सारी महिलाएं आई हुई हैं, उनके समय और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आपको ये समझना होगा। जब सर कह रहे हैं कि 1 महीने हमारे साथ होंगे और आपने सवाल पूछा भी है महोदय जी, वो RTI का आंकड़ा सर ने बताया है। सर ये 1 मिनट मैं माफ़ी चाहता हूँ सर जी। कार्यक्रम के बाद सर रहेंगे, सर मिलकर आप दिखा लेंगे। हमारे साथ बहुत सारी बहनें हैं और टाइम 9 हो रहा है और यहाँ पर सुने जनाब, जितने मुंगेर के लोग यहाँ हैं उनके लिए कोशिश है, क्योंकि कल 15 अगस्त है तो हमारे लिए डिनर की व्यवस्था। अरे भाई ऐसा है, हम डेटा का ही खाते हैं, तो डेटा पर आंकड़े पर मत उलझिए। आपने जो कहा उसको मैंने ध्यान से सुना। आपने एक तरफ से शराबबंदी में एक तरफ से शराब बेचने वालों पर जो केस हुआ है उसका आंकड़ा दिया है। जो टोटल केस है उसमें बेचने वाला भी शामिल है, पीने वाला भी शामिल है, उसको मदद करने वाला भी शामिल है। तो RTI का आंकड़ा हमको दे दीजिएगा। ऐसे बहुत आंकड़ा सुबह से शाम तक अरे मेरे भाई आप बात समझिए, जो फिर से इनको भाई क्लैरिफाई कर लेने दीजिए। आप फिर से जो कह रहे हैं, हमने बताया 6,36,000 केस जो न्यायालयों में चले गए हैं। जो आप 8,36,000 केस बता रहे हैं वो केस है, अभी उसमें फाइल नहीं हुआ है, कोर्ट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया है। तो उस बात को समझिए। हम आपके आंकड़े को खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप आंकड़े और डाटा को समझते हैं तो आंकड़ों की एक खूबी है कि उसको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अगर आप ये भी कह सकते हैं कि 3.5 लाख केस हुआ है, 3.5 लाख केस शराब बेचने वालों पर हुआ है। शराब बेचने वाले, खरीदने वाले, बिचौलिए, मदद करने वाले सबको जोड़िएगा तो 8.5 लाख है। और उन 8.5 लाख में जितने लोगों पर जो केस कोर्ट तक पहुंच गया वो है 6,36,000, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का दिया हुआ आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है।
जब जागो तभी सवेरा। बहुत अच्छी एक कन्वर्सेशन हुआ आज। मुंगेर के लोग बहुत संतुष्ट हैं। आने वाले समय में वो चाहते हैं कि आपके विचारों को और सुने और मुंगेर का इसी तरह विकास हो। प्रशांत सर का हम तमाम मुंगेर वासियों की तरफ से एक बार जोरदार तालियों से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं सर का। आज तमाम जो प्रबुद्ध वर्ग रहे हमारे बीच में, उनकी तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुरुचिपूर्ण तरीके से डिनर आपके लिए रखा गया है। आप लोग प्लीज़ खाना खाकर जाएंगे और ख़ास तौर से जो महिलाएं सर 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 हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे। सासाराम मेरा कुनार गांव है। हमारे दादा को 7 लड़के थे। खाने पीने का पढ़ाने का पैसा नहीं था, तो सब लोग मिलकर मजदूरी करके हमारे बाबूजी को पढ़ाए। हमारे बाबूजी यहाँ डॉक्टर बने। हमारे पिताजी ने हमको पढ़ाया है। यहीं सरकारी विद्यालय से पढ़े हैं, साइंस कॉलेज में पढ़े। उसके बाद आगे की पढ़ाई पूरी करके 10 बरस तक संयुक्त राष्ट्र संघ में काम किए। 2011 में देश में लौटे और 2011 से 2021 तक जो हमने काम किया है उसको आप चुनाव प्रबंधन या रणनीतिकार बताते हैं। 21 के बाद बिहार के गली गली में धूल फाक रहे हैं, वो आपके सामने है।